सो क्या वोट, 11 वोट है, मे बी कौन है जो वोट नहीं कर रहा भाई? कि छोड़ के बस सो गए क्या? माना कि लेट हो गए, खाना वाना खा के नींद आ रही होगी, ऐसा सीन तो नहीं है। यस गौरव, नॉट अप्लाइंग राइट नाउ। हाँ दैट्स फाइन, दैट मेक सेंस। हाँ अगर आप लोग अभी एक्टिवली ऑब्वियसली नहीं देख रहे हो जॉब के लिए, दैट देन दैट मेक सेंस। थैंक्स गौरव, मुझे एक ऑप्शन वो भी डालना था, दैट्स माय मिस्टेक, आई मिस दैट ऑप्शन। कूल। तो मोटा मोटा out of 11 votes, 9 people are saying it's very rare, and 2 people are saying not getting any calls at all. So it's a major concern, right? अभी एक एक के हम लोग रिज्यूमे लिंक्डइन सब पे जाएंगे। आज मैं वही कर रहा था थोड़ा सा। तो मैंने देखा इवन some people are not up to the mark their resumes, and even LinkedIn they are not using properly. तो उस पे भी हम आएंगे। बट एटलीस्ट वी कम टू नो कि अगर देखो द टू थिंग्स आर देयर, इफ यू आर नॉट गेटिंग कॉल्स एट ऑल, ठीक है, तो भैया फिर कितनी भी तैयारी कर लो, अगर इंटरव्यू कॉल ही नहीं मिलेगा तो फिर शोकेस कैसे करोगे अपने स्किल्स? राइट। इट्स लाइक कि आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, बट अगर आपको कोई मौका ही नहीं देगा क्रिकेट खेलने का ऐसे अच्छे लेवल पे कोई अच्छे टूर्नामेंट में, तो कैसे शोकेस करोगे? राइट। और फिर वो सिलेक्टर्स वहीं आते हैं सेलेक्ट करने टीम के लिए। सिमिलर लाइक दैट यहाँ पे, राइट, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब अपने लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे, शोकेस अपने लेवल पे एज ए पर्सनल इंडी डेवलपर जिसे कहते हैं, वो चीजें कर सकते हो। बट अगेन अगर आपको एक प्रॉपर अच्छी जॉब चाहिए किसी कंपनी में, तो आपको कहीं ना कहीं कॉल तो आना चाहिए, तभी तो वो कंपनीज लेंगी आपको, राइट। तभी उनको पता चलेगा कि आपको सारी चीजें आती है, आप एक बहुत ही जेन्युइन और एक पैशनेट डेवलपर हो, ये फील आना चाहिए, तभी कंपनीज लेंगी, राइट। तो आते हैं इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं हम। सेकंड पोल पे आते हैं, पहले इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, 11 में से आउट ऑफ 9 सेइंग वेरी रेयर, मतलब हार्डली दे आर गेटिंग कॉल्स, एंड 2 सेइंग नॉट गेटिंग कॉल्स एट ऑल। कूल। Now the second poll is about uh wait, I've actually it's wait, मैंने लिख लिया था बट वो शायद अंडू हो गया, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट समथिंग। वन मिनट, वन मिनट। ठीक है, दूसरा पोल है कि हाउ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ओके, सो लेट मी लॉन्च इट। ठीक है, आई हैव लॉन्च्ड इट, एक बार देखो आप। हाँ नाउ इट्स लाइव, प्लीज वोट करो। इसमें 3 ऑप्शन है। आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर रहे हो? सिंपली इजी अप्लाई करते हो लिंक्डइन पे, वो जो इजी अप्लाई होता है, या नौकरी पे, या अदर जॉब पोर्टल्स में सारे ऑप्शन आ गए, जहाँ पे सिर्फ अप्लाई बटन दबा के आप छोड़ देते हो और वेट करते हो कि चलो आगे से कॉल आ ही जाएगा। अगर ऐसी जनता हो तो वहां पे वोट करना। सेकंड कि आप लिंक्डइन वगैरह पे फाइट मारते हो, अपने नेटवर्क में फाइट मारते हो, रेफरल के लिए रीच आउट करते हो और रेफरल के लिए लोगों को परेशान करते हो, ऐसी जनता हो तो सेकंड वाला ऑप्शन। एंड थर्ड, कुछ और अगर अपना अलग ट्राई कर रहे हो तो समथिंग एल्स में वोट करके आप यहाँ बता सकते हो, ये यू कैन शेयर की हाउ यू आर ट्राइंग। फर्स्ट सेकंड बोथ, हाँ फर्स्ट सेकंड बोथ भी होता है, राइट। हाँ इफ यू नॉट अप्लाइंग राइट नाउ यू कैन स्किप, नो इश्यूज एट ऑल। बट हाँ इसको ऐसे ले सकते हो कि अगर अगर आप इन केस मान लो कि इफ यू कल को अप्लाई करने जाते हो, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, या कौन सा आपको जेन्युइन लग रहा है ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कॉल आने की। इन दैट वे यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट इवन दो इफ यू आर नॉट अप्लाइंग राइट नाउ एक्टिवली। ठीक है, वोट अगेन 11 वोट्स आए हैं, मतलब 11 लोग दे रहे हैं, 7-8 लोग के एक्टिव इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं, ऐसा मैं समझू। तो ठीक है, सो अगेन आउट ऑफ
सॉरी मैंने शायद गलत पोल देख लिया, हाँ 14 वोट्स आए हैं, 14 वोट्स में से बोथ वाले भी हैं तो ठीक है। एंड वैसे लोग इजी अप्लाई पे ज्यादा वोट किए, 14 में से आउट ऑफ 12 वोट्स फॉर इजी अप्लाई, 2 वोट्स फॉर आस्किंग फॉर रेफरल्स। तो अगेन दिस इज अ मेजर कंसर्न। तो मैं आपको अगेन ये पॉइंट पे ही मुझे पहले आपसे बात करनी, इवन दो ये मैंने पहले भी मेंशन किए पॉइंट जिनसे मेरे पहले कॉल्स हुए हैं, पिछले बैच स्टार्ट करने के पहले हमने कुछ कॉल्स रखे थे फॉर रिगार्डिंग दिस बैच ओवरव्यू एंड ऑल दैट थिंग। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि if we just simply apply easy apply और normal नौकरी अप्लाई whatever, simply apply बटन अगर आप कहीं भी यूज कर रहे हो वर्क नहीं करेगा वो। 100 में से हार्डली एक दो कॉल मिलेंगे, वो भी आपका लक बहुत अच्छा है तो मिल जाएगा। क्यों? इसके पीछे देखो रीजन समझो। कभी भी एक बात ध्यान रखो, आप किसी को रीच आउट कर रहे हो और वो इंसान भी एक, उसका भी काम है उसको हायर तो करना है, ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, राइट? कुछ लोग पता है ऐसा भी नैरेटिव सेट कर देते हैं मार्केट में, मैं देखता हूँ, जो कि बहुत रेयर होता है वैसे, तो आप उस नैरेटिव में मत पड़ जाना कि people say कि the companies are doing their own promotions and all and they just post on a LinkedIn or any job portal but they actually not hiring। ऐसा बहुत रेयर होता है, पता है क्यों? Because normally companies post, they actually review the applications, they call you also for interviews, and if they're calling for your interviews so actually they are spending their resources time, right? हाँ विक्रम एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। सो द पॉइंट इज, अगर कंपनीज प्रॉपर टाइम दे रही हैं अपने रिसोर्सेज का जो कि बहुत वैल्यूएबल टाइम है, तो वो टाइम पास तो नहीं करेंगे। अब कुछ कंपनीज हो सकती है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, वो 100 में से एक या दो हो सकती है ऐसी कंपनी जो कि ऐसे ही बस पोस्ट डाल के छोड़ दी और आप सोच रहे हो कि आएगा, पर आपको लग रहा है वो लोग कंपनी वाले यहाँ पे कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, काइंड ऑफ स्कैम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड एक्चुअल कॉल ऐसा नहीं है, कई लोगों को जेन्युइन कॉल आ रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो अभी एक्टिवली इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपने बैच के ही पार्ट है वो। और कुछ लोग ऐसे भी है जो नहीं है पार्ट, बट उन्हें कॉल्स एक्टिवली आ रहे हैं, वो इंटरव्यूज एक्टिवली दे भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कॉल्स नहीं आते हैं या हायरिंग बंद हो गई है या पूरा रिसेशन ही चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। माना था मार्केट डाउन हुआ था, बट अभी फिर से अप हो रहा है। जितना आई ऑब्जर्व द मार्केट, एवरी वीक और 2 वीक्स में सम न्यू कंपनीज आर पोस्टिंग देयर पोस्ट। आप ये पैटर्न देख सकते हो एक बार। ठीक है, यू कैन सी दैट पैटर्न। तो पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ अप्लाई बटन पे रहोगे तो क्यों, उस पॉइंट पे हम वापस आते हैं। आप कहीं भी पोस्ट निकलती है, विद इन फ्यू आवर्स और विद इन अ डे में 500,000 एप्लीकेशंस आ जाते हैं नॉर्मली किसी भी डिसेंट कंपनी के लिए, एंड वी आर एक्चुअली टारगेटिंग डिसेंट कंपनी, राइट? अब वहां पे ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे लेना थोड़ा सा लॉजिक। अगर आपने मान लो 200 नंबर पे अप्लाई किया है, उसके बाद 500 रिज्यूमे एप्लीकेशन काइंड ऑफ आ चुकी है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है, और ऐसे कोई एक्सेस एल्गोरिथम्स नहीं बने जो रिज्यूमे को रैंकिंग लिस्ट में लाके दे दे। रिज्यूमे को फिल्टर करता है एटीएस वगैरह चीजें, जो कि कीवर्ड के बेसिस पे करता है, जो कि वो नॉर्मल कीवर्ड सब लोग डाल के घूम रहे हैं आपके रिज्यूमे में। सबके कॉमन कीवर्ड्स होंगे, काइंड ऑफ बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। पॉइंट ये है कि रैंकिंग नहीं होती है सच। तो बंदा जो है आपका एचआर या रिक्रूटर या जो भी सामने वाला इंसान है जिसने पोस्ट किया है, जिसके पास वो एप्लीकेशन है उसके एडमिन पोर्टल पे या उसका कंपनी अकाउंट पे, वहां पे वो कैसे सोचेगा? अब आप खुद सोचो, आप उसकी जगह होंगे तो क्या करोगे? थिंक अबाउट इट। ठीक है, मैंने ये रोल प्ले किया है बीच में, मैंने हायरिंग भी करते थे कंपनीज के लिए। ठीक है, आई रनिंग माई ओन स्टार्टअप प्रीवियसली 4 years बैक अराउंड। तो आई यूज इंडीड, नौकरी, देयर लाइक कंपनी अकाउंट एंड पेड सब्सक्रिप्शंस आई हैव टेकन। ठीक है, तो जॉब पोस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ता है, फ्री में नहीं होता है, राइट? तो कुछ फ्री क्रेडिट्स दे देते हैं वो एक दो जॉब पोस्ट के लिए, उसके बाद यू नीड टू पे। ठीक है, ऐसे लिंक्डइन पे भी होता। द पॉइंट इज कि आप कैसे सॉर्ट करोगे, उसको फिल्टर कैसे करोगे, राइट? तो उस इंसान को भी देखना पड़ेगा। अब कैसा है कि 500 एप्लीकेशन आ गई, उसने एक एक बार चलो कुछ फिल्टर मार के देखना शुरू किया, पर एट द एंड फिर भी उसके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो कई बार कैसा होता है कि स्टार्टिंग की जो उसने देखी रिज्यूमे, बेस्ड ऑन सम फिल्टर, लोकेशन का कुछ लगा देते हैं, वो एक्सपेक्टेड रेंज का कुछ फिल्टर लगा देते हैं, सीटीसी का, नोटिस पीरियड का, दैट इज फाइन, बट स्टिल उस कैटेगरी में बहुत लोग आ जाते हैं जो फिल्टर लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आपकी प्रोफाइल कई बार मान लो 70 नंबर पे, और उसने फर्स्ट 50 में से 4-5 पसंद आके कॉल कर लिया, जो उनको रेंज में भी लगे, जो उनको सही लग रही है प्रोफाइल, और उन 5 लोग या 10 लोगों ने हाँ बोला हम इंटरव्यू के लिए रेडी हैं या हम इंटरेस्टेड हैं, और उन 10 लोग इंटरव्यू शेड्यूल हो गए, और उन 10 में से मान लो एक दो फाइनल भी हो गए और क्लियर होके राउंड और ऑफर एक्सेप्ट और बात खत्म हो गई। या फिर यहाँ पे तो कॉल जाने से पहले ही रेफरल से भी कोई ओपनिंग, उनको कोई रेफर कर दिया इंटरनल एम्प्लॉय ने किसी ने,
और रेफरल में उस वाले को पहले इंटरव्यू लिया और उसका भी क्लियर हो गया, तो वहां से भी ओपनिंग फुल हो गई। अब बताओ कि आपने इतनी मेहनत करी, आपने अपना सीवी भी सब रेडी किया, लिंक्डइन भी अच्छा किया, पर अब आप बैठे हो अप्लाई बटन पर, अप्लाई बटन तो आपका काम ही नहीं कर रहा है। कैसे काम करेगा? नॉट वर्किंग, वो नहीं करेगा काम। इस बात को समझ पा रहे हो? थम्स अप कर सकते हो अगर इस बात को समझ पा रहे हो। इट्स अ वेरी जेन्युइन सीरियस कंसर्न। अप्लाई बटन के भरोसे मत रहो, ये मैं कहूंगा गार्ड बांध लो। मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता दूं, मैं अप्लाई बटन नहीं दबाता हूँ, बहुत टाइम से नहीं दबा रहा हूँ मैं, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 2-3 साल के ऊपर हो गए, 3 या 4 साल के ऊपर मैंने अप्लाई बटन नहीं दबाया, लिटरली। हार्डली शायद दबाया होगा, मैंने नहीं दबाया। और मुझे अच्छे खासे कॉल्स मिलते हैं और मुझे रेफरल भी मिलते हैं, जस्ट बिकॉज मैं लिंक्डइन, मैं रिज्यूमे एंड माई नेटवर्क, दैट्स इट। ठीक है? तो वो चीज आप भी कर सकते हो। आप, आई होप आप लोगों ने मेरा लिंक्डइन देखा ही होगा, स्टिल एक बार देख सकते हो जिन्होंने नहीं चेकआउट किया। तो उस पर भी मैं आऊंगा, हाउ लिंक्डइन वर्क्स एंड हाउ यू शुड यूज योर लिंक्डइन। बहुत अच्छा टूल है अगर ढंग से यूज करो तो। पर अप्लाई बटन नहीं, अप्लाई बटन की बात मैं कंटेक्स्ट में नहीं कर रहा हूँ, मैं रेफरल की कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और आगे से रीच आउट भी करते हैं अच्छा लोग। रेफरल तो एक चीज है, दूसरा चीज है कि खुद से आगे से करते। तो मैं रिसेंट एक एग्जांपल दे दूं, गुड नोट्स का कॉल मुझे मिला था, एंड उस बंदे ने मेरा सीवी भी नहीं मांगा, जस्ट मेरा लिंक्डइन देख के वो इंप्रेस हो गया। और उस बंदे ने मुझे बोला कि कुशल इंटरेस्टेड हो तो एक बार कनेक्ट करते हैं। मैं कनेक्ट करो। गुड नोट्स आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो गुड नोट्स वन ऑफ द बेस्ट पेड एप्स में आती है ऐप स्टोर पे, जो कि नोट्स की ऐप है, बट काफी क्लासिक ऐप है। आप खुद चेकआउट कर सकते हो, मे बी आप लोग यूज कर रहे हो, आईपैड पे बहुत फेमस है, आईफोन के लिए भी है, दोनों के लिए। सो द पॉइंट इज कि अगेन बेस्ड ऑन ओनली लिंक्डइन, अगेन गूगल का भी कॉल मिला था ओनली बेस्ड ऑन लिंक्डइन। ठीक है? द पॉइंट इज कि एटलीस्ट मौका तो मिल रहा है आपको। मुझे बहुत सारे कॉल मिले जस्ट बिकॉज कि आपका लिंक्डइन मैं सही से यूज कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये आप लोग भी कर सकते हो। तो एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे, वो वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा अगर कुछ चीजें आप करोगे। थोड़ा सा सीवी भी अपना सही रखो। कुछ लोगों का मैंने देखा है, बुरा मत मानना, पर आप लोग 3-3, 4-4, 6-6 पेज का सीवी बना के घूम रहे हो, तो वेरी रॉन्ग है। क्यों? बेसिक अंडरस्टैंडिंग या हाईली रिकमेंडेशन है, 1 से 2 पेज में मैक्स होना चाहिए आपका सीवी। ठीक है? भले आप कितने भी साल का एक्सपीरियंस लेके घूम रहे हो, डजेंट मैटर। तो पॉइंट इज, क्योंकि अगेन जो प्रोफाइल आपका खोल रहा है, रिज्यूमे जो देख रहा है, उसके पास बहुत कम टाइम है, वो ऐसा 5-10 सेकंड में घुमा के देखते हैं वो फटाक से। इतना टाइम नहीं होता है। उस बेसिस पे उनको हाँ या ना का कॉल लेना होता है कि इसको प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करनी है इसकी या नहीं करनी है। उसमें आप 6 पेज का उसको दे दोगे, बहुत सारा पैराग्राफ भर दोगे अंदर, तो उतना पढ़ता नहीं बैठेगा वो पैराग्राफ। इसलिए बोलते हैं कि बुलेट पॉइंट्स में डालो, इसलिए बोलते हैं कि 1 से 2 पेज में मैक्स रखो। इस पे एक आर्टिकल है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, हाउ रिज्यूमे शुड बी और हाउ गुड रिज्यूमे लुक लाइक, ऐसा करके कुछ टाइटल है, जो कि उसका है, जो ऑथर है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की, उस बंदी ने वो आर्टिकल लिखा है। मैं लिंक भेजूंगा, मेरे पास कहीं होगा भी हंडी। वो एक्चुअली वर्क करता है। और आज भी मेरा तो रिज्यूमे उसी टेम्पलेट में, जब से मैंने फर्स्ट टाइम वो पढ़ा था, मैंने 5-6 साल पहले की बात है, जब फर्स्ट टाइम मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने शेयर किया था, वो 6-7 साल हो गए थे। और तब से मैं वही टेम्पलेट लेके घूम रहा हूँ और मैंने उसी हिसाब से अपडेटेड किया हुआ है। और आप मार्केट में भी देखोगे कई लोग वही टेम्पलेट फॉलो भी करते हैं और वो वर्क करते हैं, चाहे गूगल जैसी कंपनी हो, एप्पल हो, या कोई भी नॉर्मल कंपनी हो, हर जगह वर्क करता है वो। ठीक है? तो लिमिटेड कंटेंट रखना, शॉर्ट एंड क्रिस्पी, क्लीनर एक्सपीरियंस, ज्यादा बल्कि नहीं। बहुत सिंपल पॉइंट है। आप खुद भी अगेन सोचो, आपको ऐसे सीवी ज्यादा पसंद आएंगे, बजाय मैं आपको ऐसा मेरा 10 पेज के 6 पेज का दे दूंगा और उसमें मैंने 10 प्रोजेक्ट डाल दिए। अरे भाई, मेरे को इतना कंटेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, समझ रहे हो? तो जब ज्यादा कंटेंट डालते तो नेगेटिव वर्क भी करता है कई बार। ठीक है? कि इसको रिज्यूम का बेसिक सेंस नहीं है बनाने का। अगेन ऑफेंड मत होना कोई, पर द पॉइंट इज, आप समझ पा रहे हो, रेज्यूमे का अपने कुछ कुछ उसके एथिक मॉरल्स कह लो, एथिक मॉरल नहीं कहूँगा, रॉन्ग वर्ड है, और उसके कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रिकमेंडेशंस है, दैट यू शुड फॉलो। ठीक है? तो समझ पा रहे हो इस बात को आप लोग? इसको थम्स अप कर सकते हैं कि रिज्यूमे 1 से 2 पेज मैक्स, मेक सेंस, नो पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट्स, क्लीनर एक्सपीरियंस विद प्रॉपर लिंक्स। ठीक है? मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने लिंक्डइन के लिंक भी नहीं डाले रिज्यूमे में। भाई क्यों नहीं डाल रहे हो? और लिंक्डइन को सही रखो ना। अगर लिंक्डइन शेयर करने में आपको लग रहा है कि मेरा लिंक्डइन अच्छा नहीं है, तो उसको अपडेट कर लो, और पर लिंक्डइन तो डालो रिज्यूमे में। ठीक है? या फिर आप लोगों ने अगेन, किसी ने अपना पर्सनल डिटेल डाला हुआ है, जो कि अगेन हाईली नॉट रिकमेंडेड। आपका नाम क्या है फर्क पड़ता है, आपका फोन नंबर, ईमेल, दैट इज फाइन, पर आपका पोस्टल एड्रेस नहीं चाहिए मुझे। सिटी डाल दो बोली, दैट इज इनफ। जैसे अभी आप दिल्ली में हो तो दिल्ली इंडिया मेंशन कर सकते हो वैसे, या मान लो आप अमृतसर में तो अमृतसर पंजाब, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है? उससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है।
पोस्टल एड्रेस को अगर देखो रिज्यूमे हम किसी को भेजते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो कोई आपको कोई पार्सल करने वाला है, राइट? कोई कोरियर नहीं कर रहा आपको रिज्यूमे की बेसिस पे। जब आप कंपनी में सच में आप ऑफर ले लेते हो या आपको उनको सच में कुछ भेजना है किसी इंसान को, वो आपसे एड्रेस मांग लेगा, राइट? तो इस बात को समझो, पूरा एड्रेस नहीं डालना होता। पहले मैं भी गलती करता था, बाद में मुझे समझ आया कि नहीं ये गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एड्रेस एड्रेस डाले निकाल देना। मैरिटल स्टेटस भी लोग डालते हैं, बर्थ ऑफ ईयर बर्थ डेट भी डाल देते हैं, हाईली नॉट रिकमेंडेड। एज से फर्क नहीं पड़ता है, एज मत डालो, उनको नहीं चाहिए आपकी एज। एज के ऊपर हायरिंग नहीं करते, नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है, पर एज से फर्क नहीं पड़ता। तो एज मत दिखाओ, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है निकाल दो। 10-12 भी डाल देते, 10-12 मत डालो। ठीक है, HSC SSC नहीं है जरूरत। ग्रेजुएशन डालो, पोस्ट ग्रेजुएशन डालो, मेक सेंस, बट 10-12 डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस डालने की जरूरत नहीं है, बर्थ डेट डालने की जरूरत नहीं है, फुल एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजें अवॉइड करो। फिर और भी आपको जैसे समरी आपने लिखी है अपनी खुद की, जो स्टार्टिंग में लोग डालते हैं, उसको ट्राई करो। 3 से 4 लाइन में मैक्स होना चाहिए। 6-7 लाइन का पैराग्राफ लिख दिया, हाईली नॉट रिकमेंडेड। और कंपनी के एक्सपीरियंस को बुलेट पॉइंट्स में रखो। मैं आपको रेफर के लिए 2-3 रिज्यूमे आज ग्रुप पे डालूंगा, आप बाद में आराम से देखना और आप समझ पाओगे मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। सो डैट आप अपने रिज्यूमे अगर सही नहीं है तो उसको अपडेट कर लेना एक बार। और आज पर्सनली मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, मैंने उनको भी बोला है चीज। ठीक है, मेक सेंस। और मैं पोल अभी एंड कर रहा हूँ ये वाला। अगेन मैं रिपीटिंग, 14 वोट्स में से 12 वोट्स आर इजी अप्लाई, 2 वोट्स आर रेफरल। ये फ्लिप होना चाहिए गेम। इजी अप्लाई से छोड़ ही दो, मैं तो कहूंगा। ठीक है, नहीं करता काम। इजी अप्लाई के भरोसे मत रहो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो अगर उसके भरोसे बैठे हो तो। ठीक है, तो आई होप शायद आप ये बात समझ पाओ। तो ठीक है, तो ये हो गया एंड। अब आते हैं इंटरव्यूज पे, अब आते हैं टॉपिक्स पे। ये तो हो गया कि इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं मिल रहे और कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे झोल है, वो हमने समझा पहले। अब मान लो इंटरव्यू कॉल आ गया पर इंटरव्यू राउंड निकल नहीं रहा। ठीक है, इसका मैं एक पोल डाल रहा हूँ। जो मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं इसमें से मैंने 4-5 ही डाले हैं। आप में इसमें से कोई नहीं है तो आप चैट में डालो टॉपिक। ठीक है, जो आपको लगता है कि थोड़ा टफ है और इसमें मेरे को प्रॉब्लम होती है इंटरव्यूज में। ठीक है, लॉन्च कर रहा हूँ, वोट करो या चैट में पिंग करो। पोल लाइव हो गया है, तो एक बार आप देख सकते हो। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, इससे डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और वो आप में थोड़ा आपको प्रॉब्लम करते हैं तो इंटरव्यूज के अंदर। तो वो है कंबाइन है, मल्टी थ्रेडिंग है, जो अभी हम पूरा देख रहे हैं। उसमें आपका GCD NS ऑपरेशन से लेकर सिंक का वेट सारा आ गया। फिर स्विफ्ट यूआई है, अगर उससे आप डर रहे हो या वो आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। फिर DSA भी डाला है मैंने भाई जानबूझ के। मल्टीपल हो तो? मल्टीपल है तो फिर अब ये पोल में वन एट अ टाइम सीन है। आप एक काम कर सकते हो, चैट में फिर मेंशन कर दो 1 2 3 4 ऐसा करके समथिंग, या चारों के नाम लिख सकते विशाल, ये हो। ARC, डीएस से मतलब यार से कुछ ही नहीं है भाई। सॉरी, ये डीएस है मतलब वो क्या, ये जो लॉजिकल DSA डेटा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देते हो? एल्गोरिथम। हाँ, एग्जैक्टली। DSA इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, DSA इज अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की क्वेश्चंस। इसका अलग से एक राउंड होता है, नॉर्मली फर्स्ट राउंड वही होता है किसी भी अच्छी हम्म। मिडल बेस कंपनी, उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम DSA पे भी आएंगे, जिससे मैंने स्टार्टिंग से बोला है, जो लोग स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। DSA की प्रैक्टिस हमें करनी है और हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हम पुश करेंगे आपको। क्योंकि DSA राउंड वरना नहीं निकलेंगे। अगर आप सोचोगे कि चलो कभी तो एक दिन उठा के ऐसा DSA देख लेंगे और चले जाएंगे मुंह उठा के, तो ऐसे नहीं। DSA नीड्स प्रैक्टिस, राइट? जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं चीज को। DSA आपका एक मैकेनिकल स्किल है, मैकेनिकल स्किल कह लो या क्या कहूँ उसको। वो आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर नहीं करोगे ट्रेन तो वो एक दिन में ऐसा यू रेडी नहीं हो जाएगा। तो DSA पे हम आएंगे, बट हाँ अभी सब लोग पहले पोल पे एक बार पोल करके, और मल्टीपल टॉपिक्स या और कोई टॉपिक्स है तो मेंशन करो चैट के अंदर, फिर हम उस पर बात करते हैं। अभी तक इवन 8 ही वोट दिए हैं। एटलीस्ट एक वोट तो वहां दे ही दो, और बाकी मल्टीपल के लिए वहां भी करो, तो समझ तो है कितने लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है, DSA मैंने देखा कई लोगों का पेन पॉइंट है, पर अगेन DSA को मैं कहूंगा उस पर आते हैं। पर उसके अलावा कुछ कई ऐसी कंपनीज है जो DSA नहीं भी लेती है। ठीक है, उस पर भी आएंगे हम लोग। और अगर DSA ले रही है तो DSA कैसे क्रैक करना है उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो हाँ देखो एक बार। पोल सबको विजिबल है आई होप, और वोट अभी तक आए हैं समवेयर 12 वोट ही आए अभी। और 5-6 लोग बोलेंगे कि हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बट इन केस इवन मान लो कल को आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो क्या लगता है कौन से टॉपिक मोस्ट चैलेंजिंग हो सकते हैं आपके लिए?
तो उस कंटेक्स्ट में आप वोट कर सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट अप्लाइंग राइट नाउ। ठीक है, तो मोटा मोटा वोट मिला है डिजाइन आर्किटेक्चर को 5 वोट, और 6 वोट मिले डीएसए को, और 1 वोट स्विफ्ट यूआई को, 1 वोट कंबाइन को। मल्टी थ्रेडिंग पे कोई वोट नहीं दिया, मतलब सब मल्टी थ्रेडिंग में फोड़ रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग अच्छी बात है। ठीक है, जो टॉपिक हम ले रहे हैं, मैंने ओपनिंग टॉपिक इससे ही लिया था जस्ट बिकॉज आई फील कि बहुत बेसिक टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद मल्टी थ्रेडिंग जीसीडी एंड ऑल दैट थिंग। हाँ, पर लेट्स कम टू ये टॉपिक्स हम आने ही वाले हैं अभी कमिंग वीक्स में। सो तो चैट पे भी आ जाते हैं और पोल में एंड कर देता हूँ। आई होप सब लोगों ने वोट कर दिया। सो लेट मी एंड दिस पोल। तो कहाँ दिक्कत आ रही है लोगों को? सिस्टम डिजाइन भी डाला है लोगों ने एंड एआरसी भी डाला है, और अगेन मल्टी थ्रेडिंग भी मेंशन किया है, कंबाइन मल्टी थ्रेडिंग डीएसए। ओके, यूनिट टेस्टिंग भी किया है, कूल। हाँ, यूनिट टेस्टिंग भी पूछता है एक्चुअली। तो अभी मुझे बताओ, जैसे कि अभी देखो हम तो यहाँ टॉपिक लेंगे, पर पैरेलली अगर हम मान लो इंटरव्यूज दे रहे हो तो आपको तो आज ही तैयारी करनी पड़ेगी ना, और हम एक दिन में तो सारे टॉपिक नहीं ले सकते। और आप अपने एंड पे क्या कर सकते हो, पॉइंट ये है, जब तक हम लोग यहाँ पे टॉपिक लेंगे, अगर आप एक्टिव इंटरव्यूज दे रहे हो अभी भी, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं एक टॉपिक पे बात करता हूँ, डिजाइन पैटर्न्स एंड आर्किटेक्चर पैटर्न्स। ठीक है, तो एमवीवीएम जैसे चीज है, एमवीवीएम इज अ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, पर एमवीवीएम में अब मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग बोल रहे हैं एमवीवीएम बहुत स्मॉल कंपनीज में अभी भी एमवीसी में ही काम चल रहा है, एमवीवीएम तक यूज नहीं कर रहे। दैट्स वेरी शॉकिंग, बट ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे मैंने सुना है जेन्युइनली कई ऐसी कंपनीज है जो एमवीवीएम में भी काम नहीं कर रहे लोग। तो ये बहुत रेयर केस है, बट अगेन होता है ऐसा। तो अगर आपका मान लो पॉइंट ये कि एमवीवीएम पे भी आपको आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी तक, और आप आईओएस के बंदे हो या बंदी हो, तो आईओएस के ओके एमवीवीएम पे कॉन्फिडेंट नहीं है, दैट्स रियली हाईली डिसअपॉइंटिंग। आप किसी को ऐसा बाहर जाके बोल नहीं सकते हो। ठीक है, इंटरनली आपको पता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो इस पे काम करना पड़ेगा। आप कोई बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना सकते हो खुद के लेवल पे, या कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर कंपनी में यूज नहीं हो रही है, कंपनी में पुश करो अपने मैनेजर को कि हमें एमवीवीएम करना है, और वहां पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ेंगे। पॉइंट ये, अगर आपको इस चीज पे कमांड लाना है तो। ठीक है, पहली बात। अब कोई बोल रहा है वाइपर में कभी काम नहीं किया है, अब वाइपर भी पूछ लेते हैं कई बार। वाइपर में भाई, अगेन वाइपर इज नॉट दैट टफ। वाइपर इज नथिंग बट एक दो लेयर एक्स्ट्रा ऐड करती है बस एमवीवीएम के अंदर, और ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने दोनों में काम किया है। मैंने रिप्स में भी किया एक्चुअली, मैं उबर में भी, मैं क्लाइंट के लिए ऐसा उबर काम किया था। तो उबर का अपना पैटर्न है, उबर अपना इन्वेंशन, उनका अलग ही सीन है। पर द पॉइंट इज कि रिप्स इज इंस्पायर्ड बाय वाइपर। हाँ, तो वाइपर मेरे को तो सही लगा, बस बॉलर प्लेट ज्यादा है थोड़ा सा, और एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, मेन बात ये है। आपसे पूछ लेंगे वाइपर क्या है, ये काम किया, आप बोलोगे नहीं किया, पर बोले एटलीस्ट पता है कि क्या होता है वाइपर, कैसे वर्क करता है, तो उतना तो बेसिक बता ही सकते हो आप लोग। बहुत ईजी है, एक डिसेंट सा आर्टिकल वीडियो देख के थोड़ा सा ब्रीफ। अगेन पॉइंट ये है कि जब तक अभी मान लो कल आपका इंटरव्यू है और वाइपर पूछ लिया, तो जस्ट लेयर से हर का एक मॉडल का एक रोल है, एक एंटिटी का रोल है। इट्स लाइक दैट, इंटरेक्टर है, प्रेजेंटर है, राउटर ऑब्वियसली राउटिंग कर रहा है। पॉइंट ये है कि जैसे एमवीवीएम में अपने अपने रोल्स बटे हुए हैं, बीच में 3 एंटिटीज हैं, ये मॉडल, व्यू मॉडल और व्यू, वैसे ही आपका वाइपर में अपने 5 कंपोनेंट और वो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। ठीक है, उस रोल को समझना है। एक बेसिक सा कोड आप कर सकते हो, कोड आपको मिल भी जाएगा। आप चैट जीपीटी का भी थोड़ा यूज कर सकते हो अगर सैंपल कोड देखना है, या सिंपली अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वाइपर के बारे में कुछ पूछा तो कुछ 2 लाइन तो मैं बोल के आऊंगा, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि वाइपर क्या होता है और कैसे वर्क करता है, हर कंपोनेंट का रोल क्या है। इतना एटलीस्ट देख के जाओ। ठीक है, तो वो चीज़ है। फिर डिपेंडेंस इंजेक्शन में भी अभी इसमें वैरायटी होती है कि आप वेरिएबल मेथड्स के थ्रू कर रहे हो, क्लास इनिट के थ्रू कर रहे हो, इस तरीके से चीजें होती हैं। आप कैसे कर रहे हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो ये भी पूछ लेते हैं। बहुत फेमस टॉपिक है, इसी के अंडर ले रहा हूँ मैं इसको, डिजाइन पैटर्न आर्किटेक्चर पैटर्न में। ठीक है, फिर सिंगलटन पे बहुत बार पूछते हैं। सिंगलटन अगेन अच्छे से देख के जाओ अगर उसमें अभी भी कंफ्यूज हो आप। सिंगलटन एक तो इम्प्लीमेंट करने को बोल देंगे, ठीक है, लाइव कोडिंग में दे देते हैं, तो सिंगलटन कैसे यूज करना है। इवन एमवीवीएम कई बार लिखवा लेते हैं, एमवीवीएम पे तो थॉरो आपका होना चाहिए अच्छा खासा। वाइपर एक बार तो छोड़ दिया तो चलेगा, पर एमवीवीएम गलती से स्किप मत करना। तो एमवीवीएम तो इट्स वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल इन आईओएस। तो ये हो गया। उसके अलावा आपका फिर प्रोटोकॉल अंडर प्रोग्रामिंग पे पूछ लेते हैं, पीओपी हो गया। ठीक है, फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको ना एक दो कंटेक्स्ट देते हैं कंपनीज में, जैसे मेरे साथ हुआ था। कोड दे दिए मुझे, बोले कि इसमें कुछ इश्यूज है, फिक्स करो।
ठीक है, अब वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि आपको प्रोटोकॉल एंट्री प्रोग्रामिंग हो गया, एमवीएम की अंडरस्टैंडिंग हो गई, इस तरह की चीजों की ना वो देखते हैं कि आप कैसे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आप कैसे उसको सही कर रहे हो। उसमें नॉर्मल इनहेरिटेंस भी चेक कर लेते हैं, एब्स्ट्रक्शन वगैरह एवरीथिंग दे विल चेक। तो उससे आपका अगेन एक अंडरस्टैंडिंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ आईओएस इंजीनियर, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपका कितना क्राफ्ट और अंडरस्टैंडिंग है सॉफ्ट इस पे, डिजाइन पैटर्न्स पे, आर्किटेक्चर पैटर्न्स पे, वो वहां पे समझ जाता है। ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम डिजाइन राउंड्स में भी यही सब देखा जाता है। सिस्टम डिजाइन राउंड के आपको फेमस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से एक फेमस है एनालिटिक्स वाला इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, एनालिटिक्स फ्रेमवर्क के लिए बोलते हैं वो लोग, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन है। तो एक ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट अगेन द पॉइंट इज कि पहले को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं, मॉड्यूल फीचर वाइज हम कैसे डिजाइन करते हैं फाइल सिस्टम को आपके प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे हम क्लीन कोड रखते हैं। ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉलिड प्रिंसिपल पे भी आप चैट में डाल सकते हो, शायद मैंने वहाँ टॉपिक में नहीं दिया, बट उसको भी मैं इसी का पार्ट मानता हूँ। सॉलिड प्रिंसिपल भी ऑल अबाउट क्लीन कोड। ठीक है, तो सॉलिड प्रिंसिपल्स भी अगेन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें, अगर आप सॉलिड प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है, राइट। सॉलिड प्रिंसिपल अगर आप 3 4 5 ईयर एक्सपीरियंस की रेंज में आ गए और उससे ज्यादा वाली रेंज में, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट। जूनियर हो तो चल जाएगा, 1 2 ईयर एक्सपीरियंस वालों को सॉलिड नहीं आता, दैट इज फाइन। बट अगर थोड़े भी सीनियर या थोड़े मीडियम एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो सॉलिड नहीं आता, या सॉलिड पता नहीं है, या सॉलिड पे अगर कंफ्यूज होके बोल रहे हो, या उतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीजें करनी पड़ेगी प्रिपेयर, राइट अपने को। और कोई टॉपिक्स पे अगर मैं बात करूं, यूनिट टेस्टिंग, अगेन यूनिट टेस्टिंग में जैसा सोचो आप कि जैसे आप कोई फंक्शन लिख रहे हो, या फंक्शन ही ले लो एग्जांपल, उसको आपको प्रॉपर टेस्ट करना है व्यू मॉडल लेवल पे मान लो, और व्यू कंट्रोलर लेवल पे भी हम लोग चीजें करते हैं, डिपेंड करता है। बट यूनिट टेस्टिंग पे भी मैं आपको एक डिसेंट सा कुछ शेयर करता हूँ, आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हो, जब तक हम यहाँ पे भी लेंगे थोड़ा बहुत वो। बट यूनिट टेस्टिंग पे ज्यादा नहीं पूछते क्वेश्चन, ऐसे कोई यूनिट टेस्ट केस लिखने को नहीं देता है। पर टीडीडी पे कभी कभार कुछ पूछ लिया जाता है, तो टीडीडी जो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट रहता है हमारा, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आइडिया होना चाहिए। क्विक और निम्बल भी कभी कभी पूछ लेते हैं। क्विक और निम्बल आई होप सुना होगा नाम, नहीं सुना तो बता दूं, दो टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बीडीडी के लिए काम आती है, मतलब बिहेवियरल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो बिहेवियरल टेस्टिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है और कई कंपनीज यूज करती है। मैंने फर्स्ट टाइम डीलर सॉकेट में यूज किया था, और हाँ उसके बाद भी मैंने 1 2 कंपनीज में यूज किया है, और अभी यहाँ भी यूज हो रहा है जहाँ मैं करंटली काम कर रहा हूँ। तो क्विक एंड निम्बल इज रियली गुड, हम उसी में टेस्ट केसेस लिखते हैं यहाँ पे, और अच्छी चीज है। ठीक है, तो देख सकते हो, इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं, तो गुड टू हैव अगर आपको पता है या आती है तो। लाइक उसके अलावा कंबाइन पे तो हम आएंगे, इस पे मैं, मतलब अगर आपने कभी कंबाइन नहीं देखा है तो RX स्विफ्ट से थोड़ा इंस्पायर्ड है। ठीक है, कई सालों से हम RX स्विफ्ट यूज कर रहे थे। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, पब्लिशर सब्सक्राइबर ऑब्जर्वर वाला चीज है, वही कंबाइन में है, बस एप्पल ने अपना बना दिया अभी। RX स्विफ्ट थर्ड पार्टी की थी, RX जावा, RX कॉटलिन सारी चीजें बनी हुई थी, तो वो RX जो है, जो ये फ्रेमवर्क है, ये अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन करता था, एक थर्ड पार्टी है, मतलब इसको ओनर एप्पल नहीं था। ठीक है, तो थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क ऐसे हाईली नॉट रिकमेंडेड है, यूज नहीं करना चाहिए। बहुत रेयर केस में हम करते हैं जहाँ पे हम बहुत श्योर होते हैं, जैसे कि अलामो फायर हम यूज करते हैं। ठीक है, आग बंद करके यूज करते हैं हम लोग। वैसे RX भी कई प्रोजेक्ट्स में चलती है, ऐसा नहीं है, मतलब रिलायबल है, बट अगेन है तो थर्ड पार्टी। कल को कुछ झोल हो गया तो किसको पकड़ोगे आप। ठीक है, एप्पल तो ज्यादा मेक श्योर करेगा कि कुछ दिक्कत ना हो, बट किसी और कंपनी पर हम इतना रिलाई नहीं कर सकते हैं, पॉइंट ये है। इसलिए एप्पल फाइनली लेकर आ गया कंबाइन। तो कंबाइन पे हम आएंगे, हम प्रॉपर उस पर टॉपिक्स लेंगे, उसको समझेंगे। और इसके अलावा आपका सिस्टम डिजाइन और ये सब टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, ARC तो इट्स वेरी बेसिक थिंग कुशाग्रा। ARC इज ऑल अबाउट कि आपकी मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसके अंदर इंटरनली OS कैसे मैनेज कर रहा है। और इसमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका कि जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग वीक रेफरेंस वाली चीज होती है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनाते जाते हो, काउंट बढ़ता जाता है, और वीक पे काउंट नहीं बढ़ता है सच, और बाद में डी इनिट कॉल होता है तो काउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट है कि डी यूनिट भी कब कॉल होता है, जब रेफरेंस काउंट जीरो होता है उसका। ठीक है, तो पॉइंट इस तरीके से बहुत बेसिक चीज है वो। ARC पे आप अगेन एक डिसेंट सा आर्टिकल यू विल फाइंड। हम लोग भी इस टॉपिक को मैंने जानबूझ के वैसे करिकुलम में डाला नहीं है, क्योंकि वेरी बेसिक, कुछ बेसिक टॉपिक्स मैंने अवॉइड किए हैं, बट चाहे तो ले सकते हैं, मना नहीं है। बट आई मोस्ट फोकस ऑन मोर एडवांस टॉपिक्स और डिसेंट टॉपिक्स पे। बहुत बेसिक चीजें नहीं रखी, फिर भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स वहाँ पे मैंने डाले। आप, आई होप आप लोगों ने करिकुलम देखा होगा,
और नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप चेकआउट करो उसको प्रॉपरली। अगर वहां पे कुछ भी ऐसा लग रहा है, आज मुझे एक दो क्वेश्चन मिले जो मैं डालना भूल गया था कि ऐप परफॉर्मेंस के ऊपर था थोड़ा, तो वो भी हम लेंगे, क्योंकि ये पूछ लेते हैं क्वेश्चंस ऐप परफॉर्मेंस वाली चीजें कि हाउ यू विल इंप्रूव योर ऐप परफॉर्मेंस, ठीक है, या मेमोरी लीक्स कैसे फाइंड करोगे। मेमोरी लीक्स का आई थिंक मैंने शायद डाला है, बट ऐप परफॉर्मेंस का मैं आई थिंक भूल। तो हाँ विक्रम, यस बोलिए। सिक्योरिटी, सॉरी। ऐप सिक्योरिटी, हाँ ऐप से एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। मैंने एसएसएल पेनिंग ली है, उसके अंदर वो कवर होगा। ओके। और ऐप सिक्योरिटी में और भी चीजें होती है, तो हाँ राइट, गुड पॉइंट, बट एसएसएल पेनिंग मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो एसएसएल पेनिंग भी पूछ लेते हैं। ऐप सिक्योरिटी में और भी चीजें हैं वो भी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपका और क्या बोले आप? एनक्रिप्शन, हाँ हाँ क्रिप्टो हाँ, किट एंड की चेन के अंदर सेविंग्स जो करते हैं अपन। ये मैंने लिया, कीचेन डाला है ना मैंने, कीचेन यूजर डिफॉल्ट ये सब रखा है। ओके। तो हाँ एक बार आप थोरोली चेक करो, कुछ भी लग रहा है तो आप कमेंट करो, आपको कमेंट एक्सेस है डॉक पे, तो प्रॉपर कमेंट कर दो। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि टॉपिक नहीं है जो कि होना चाहिए था, या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो वहां मेंशन करो, ठीक है। कीचेन अगेन वेरी फेमस टॉपिक, कीचेन पे पूछ लेते हैं, यूजर डिफॉल्ट पे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लेंगे भी, यहाँ पे कवर करेंगे। और इसमें कंपैरिजन भी पूछ लेते हैं, कब कौन सा यूज करना चाहिए, उसके यूज केसेस भी होते हैं, उस पर भी हम आएंगे। आप लोग भी अपना अगेन एक बात ध्यान रखना, मैं जस्ट एक थॉट आया था माइंड में, गलत वे से मत लेना इसको, आपको खुद भी चीजें सोचनी है, खुद से फिगर आउट भी करनी है। क्यों? क्योंकि इससे आपका ही फायदा है। अगर आप सोचोगे सारी चीजें बस हमें परोस दो प्लेट में, स्पून फीडिंग, स्पून फीडिंग से आपका नुकसान है। क्यों? आप अगर एक चीज पढ़ के समझ के गए और उसको बस उतना ही रखा जितना वो देखा समझा, और उससे थोड़ा भी ट्वीक कर दिया अगर इंटरव्यूअर ने, जो कि वो करते हैं ट्वीक्स, तो वहां पे ब्लैंक हो जाओगे और फिर आप अल्टीमेटली इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाएगा आपका सीन। तो कुल मिला के जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो भी आगे वाले हैं, आप मेक श्योर करो कि आप आपके एंड से भी चीजें देखो, समझो, एक्सप्लोर करो, तो आपके लिए भी बेटर होगा। आपका माइंड वो थिंक करने करते आना चाहिए, वो वैसा एक माहौल बन जाना चाहिए अंदर, क्योंकि ऐसी चीज हो रही तो क्यों हो रही होगी, इसके पीछे कुछ और भी रीजन होंगे, राइट। उसका वेरिएशन भी ट्राई कर रहे हो थोड़ा, उसके उस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हो, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए भी अपन ने जीसीडी देखा, सिंक असिंक की, ठीक है, सीरियल कॉन्करेंट, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहा सच, कि अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई है, ठीक है। अब उसके साथ आप खेलो बिंदास। पहले जब हमें टॉपिक नहीं, एक टाइम पे मुझे जीसीडी बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है, तो जीसीडी का नाम सुनते डर लगता था थोड़ा सा, बस इतना पता था डिस्पैच क्यू, मेन डॉट और सिंक, उसमें बस यूआई का अपडेट मार देते, बाकी सीरियल कॉन्करेंट क्यू का कोई आइडिया नहीं था, सिंक सिंक का भी क्या डिफरेंस है इतना आइडिया नहीं था उसका। और फिर आपका ये डिस्पैच ग्रुप और ये आगे सेमाफोर, वर्क आइटम, बैरियर, तो सुन के थोड़ा सा डर लगता था इन टॉपिक से, क्योंकि कभी ढंग से प्रॉपरली देखे नहीं थे। जब तक नहीं देखते एक डर होता है अंदर, फियर होता है, पर जब आप समझ जाते हो ना तो आपका एक फियर खत्म हो जाता है कि हाँ चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है अपनी, तो वो बेसिक सेंस लगा के हम ट्राई तो कर सकते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। इंटरव्यूअर आपको नॉर्मली क्वेश्चन देगा, आप ट्राई तो कर सकते हो अटेम्प्ट देने का, या फिर आपसे पूछेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की भाई क्या होता है डिस्पैच ग्रुप या डिस्पैच क्यू, या उसमें सीरियल कॉन्करेंट क्यू में डिफरेंस क्या है, तो उतना तो आप बता ही दोगे अब, राइट। तो अब डरने वाली बात तो नहीं है इतनी, राइट, पॉइंट ये है, ठीक है। तो वो चीज है। तो आई होप अभी आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज भी हमें टॉपिक्स लेने हैं। पहले जस्ट डिस्कस कर रहा था कि करिकुलम सोमनाथ एक्चुअली ग्रुप में डाला है मैंने, बट मैं आपको फिर से शेयर कर देता हूँ, रीशेयर, लेट मी क्विकली शेयर हियर आल्सो, तो आप लोग आराम से जब आफ्टर द सेशन और जब भी टाइम मिले, लेट मी जस्ट राइट अवे, इधर आई हैव द लिंक, हाँ हियर इट इज, यस, ठीक है, चैट में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ये लिंक है, ये लिंक पे आप, ओके गौरव ने भी डाल दिया, थैंक्स गौरव। लिंक पे जाओ, आराम से देखो, कुछ भी लग रहा है आप कमेंट भी करो वहां पे, ठीक है। कूल, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं जो कि है डिस्पैच ग्रुप, ठीक है, डिस्पैच बैरियर, डिस्पैच सेमाफोर एंड वर्क आइटम, ठीक है। अब वी हैव लेस टाइम, बट ठीक है, विल सी। तो पहले कॉन्सेप्चुअली समझने का ट्राई करेंगे कि क्या चीज है ये, क्यों ये पिक्चर में आए हैं, ठीक है। डिस्पैच ग्रुप पहले भी हमने थोड़ा कवर किया है, आज फिर से एक बार उस पर हम बात करेंगे। डिस्पैच ग्रुप क्या कर रहा है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लो, आपके पास है तीन दोस्त, ठीक है, आप निकल लो ट्रिप के ऊपर,
3 दोस्त हैं, एक को आपने बोला भाई तू थोड़ा स्नैक्स वाला आइटम लेके आ जा, एक चकना टाइप, एक को आपने बोल दिया कुछ सपोज करो आप पनीर चिकन टाइप कुछ आपने मंगा लिया, आप जा रहे हो एक कैंपिंग के लिए, वहां पे ऐसा बैठ के माहौल बनाएंगे, और एक को आपने बोला कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आ जाओ। अब द पॉइंट इज कि आप गाड़ी में वेट कर रहे हो, तीनों दोस्त गए अलग अलग स्टोर्स पे, या एक ही स्टोर पे तीनों अपना अपना चीजें ले रहे हैं, पर जब तक तीनों नहीं आ जाते आप गाड़ी नहीं चलाओगे, राइट, आप तीनों को लेके ही जाओगे। इस केस में डिस्पैच ग्रुप काम आता है। जब आपकी डिपेंडेंसी तीनों पे है और तीनों जब तक नहीं आ जाता, इसका इनका इंटरनल डिपेंडेंसी नहीं है, ये ध्यान देना बात को, इंटरनल डिपेंडेंसी एज सच नहीं है, ठीक है, बट ये डिपेंडेंसी कि सारे आने चाहिए तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है, मतलब सारे का काम खत्म हो जाएगा जब सारे टास्क एग्जीक्यूट हो जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम, पॉइंट ये है। तो इस केस में आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, इसके बहुत रियल लाइफ से आप मैप कर सकते हो चीजें। तो जब भी हम, अगेन डिस्पैच ग्रुप इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज इन डे टू डे आवर डेवलपमेंट में भी, जब भी हमारा ऐसा होता है कि हमें 3-4 एपीआई कॉल करना है, भले इंटरनल डिपेंडेंसी नहीं है, इंटरनल होगा तो हम ऑपरेशन क्यू फिर यूज कर सकते हैं और भी तरीके हैं, बट हम अभी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ इस केस में जहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो मेरे 3 एपीआई मुझे कॉल करना है, तीनों एपीआई का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, पर मेरा ये लेना देना है कि जब तीनों एपीआई के रिस्पॉन्स आ जाएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, और तीनों में से एक भी फेल हुआ तो फिर मैं कुछ यूजर को और दिखाऊंगा या कुछ और करूंगा, तो मुझे रुकना पड़ेगा, पॉइंट ये है। तो उसके लिए मैं डिस्पैच ग्रुप यूज करूंगा, कर सकता हूँ, और करते भी हैं लोग, ठीक है, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है। तो बात समझ रहे हो आप, 3 दोस्तों को भेजा, तीनों नहीं आते, गाड़ी चला के आगे नहीं बढ़ेंगे, बट राइट, छोड़ के तो नहीं जाएंगे दोस्तों को, ठीक है, नॉर्मली। तो पॉइंट ये है, समझ रहे डिस्पैच ग्रुप का अंडरस्टैंडिंग। तीनों एपीआई में फिर हम क्या करते हैं, जब भी डिस्पैच ग्रुप को यूज करते हैं, उसके आगे एग्जांपल्स पे आएंगे, पर पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ के लो कि चीज क्या है, ठीक है, ग्रुप क्या है, क्लब्स की हैं चीजों को, जब तक सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसी चीज मतलब मैं टास्क कर रहा हूँ यहाँ पे, और हर टास्क को शुरू और खत्म करने का वहां पे ना हम एक सिग्नल देते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि शुरू कब हो रहा है खत्म कब हो रहा है, तो उसके लिए फंक्शन बना है एंटर और लीव। तो काइंड ऑफ जब भी आप एपीआई कॉल करते हो, हम कॉल करने के जस्ट पहले एंटर फंक्शन बोल देते हैं कि मतलब पहला टास्क शुरू हो रहा है भाई हमारा, और लीव करती टास्क खत्म हो चुका है, मतलब रिस्पॉन्स आती है हम एक्चुअली लीव कर देते हैं। तो ऐसे एंटर लीव करके वो काउंट प्लस माइनस होता है, तो जैसे 3 एंटर किए और 3 लीव हो गए, तो टोटल काउंट अगेन 0 पे आ गया काउंटर आपका। और जैसे ही 0 आता है तो फिर नोटिफाई को कॉल जाता है, नोटिफाई आपका एक ब्लॉक है जो वेट कर रहा है कि जैसे 0, मतलब जब सारे टास्क एंटर होने के बाद जब सब लीव हो जाए, तो फिर मैं ये कॉल बैक उसको जाएगा, और फिर मुझे जो करना है, जो कि आपको कॉल बैक नोटिफाई में मिलेगा, फिर आप अपना आगे बढ़ जाओ, कहने का पॉइंट ये। अब यहाँ के कंटेक्स्ट में तीनों दोस्त को भेजा था, तीनों दोस्त जैसे जैसे स्टोर के अंदर एंटर हुआ था, आप समझो वो एंटर वाला है कि उन्होंने अपना शॉपिंग शुरू कर दिया। लीव वाला मतलब जैसे ही उन्होंने पेमेंट करके वहां से लीव करे, या आपकी गाड़ी में कोई लीव करके बैठ गया, उसको आप लीव कह सकते हैं। और ऐसे ही जब तीनों आगे जाएंगे, तीनों वहां से सेंटर से निकल गए, शॉपिंग सेंटर से, तो आपका काइंड ऑफ तीनों दोस्त आ चुके हैं, तीनों का काम खत्म हो गया, आप नाउ यू कैन प्रोसीड, समझ रहे हो, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है ये थोड़ा सा। और नोटिफाई ब्लॉक इज लाइक कि आप तीनों आगे, अब आपको जो करना है करो, अब आप चाहे गाड़ी को आगे लेके जाओ, या आपको और भी कुछ करना है आप वो करो, या आपको खुद कहीं जाके आना है तो अब आप जा सकते हो, तीनों को बोलो तुम बैठो भाई मैं आता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो बात को, वो आपके ऊपर है। कूल, क्लियर है, हैंड्स अप, सॉरी थम्स अप, ठीक है। तो अब डिस्पैच ग्रुप तो हमें थोड़ा क्लियर हो गया, अभी हम आते हैं, अब अगेन मैं एक बात बता दूं, इसमें हम लोग ना इसको प्रिंट स्टेटमेंट्स में नहीं लिखेंगे, हम एक प्रोजेक्ट वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जो कि अभी मेरे पास रेडी नहीं है, विल गो इन द नेक्स्ट सेशन विद प्रॉपर प्रोजेक्ट के कंडीशन में एग्जांपल विद एपीआई कॉलिंग्स, ठीक है, उसके लिए एक मॉक एपीआई का सेटअप करना है, जो कि होते हैं मॉक एपीआई, विल सेटअप दैट थिंग सो दैट यू रिलेट मोर इन द रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। डिस्पैच ग्रुप में ये समझ आया कि कुछ टास्क का ग्रुप है, वो टास्क सारे खत्म होते हैं तो चीजें आगे बढ़ती है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट और है डिस्पैच ग्रुप में, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट और है कि अब मान लो आपका 3 दोस्त, अगेन दोस्तों पे आते हैं, 3 दोस्त में से एक दोस्त ने ऐसा बोला है कि भाई अगर मैं, वो जा रहा है घर पे परमिशन लेने मम्मी पापा से, ठीक है, अब उसने बोला अगर भाई 10 मिनट में मैं नहीं आया, इसका मतलब मान ले कि मैं नहीं आ रहा आज, और तुम लोग चले जाना, मेरा वेट मत करना, समझ रहे हो, होता है ऐसा, कभी बचपन में हुआ होगा, ये तरह का सीन। अब इसमें एक वेट फंक्शन दिया है इन्होंने डिस्पैच ग्रुप में, डिस्पैच ग्रुप ने बोला कि भाई ठीक है, सब लोग पे में से 1-2 पे इतना डिपेंडेंसी नहीं है, तुम छोड़ के जा सकते हो, तो वेट फंक्शन का यूज करो।
वेट फंक्शन क्या करता है, उसमें भी दो वेरिएशन है वेट के। एक तो सिंपल वेट कि आप एक्चुअल में उसका वेट ही करते रहोगे जब तक वो नहीं आता है। एक है कि आपने एक टाइम लिमिट लगा के रखी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप वो दोस्त बोला आपको 10 मिनट तक वेट करना भाई, नहीं आया तो चले जाना, ठीक है। पर आपको स्टेटस मिल जाएगा, उस पर भी हम आएंगे कि रिजल्ट का एक आपको ना एज अ उसका आउटपुट मिलता है। वेट फंक्शन का रिटर्न टाइप ही यही है, रिजल्ट टाइम आउट करके एक रहता है, जिससे पता चलता है कि एक्चुअल में वो टास्क खत्म भी हुआ था कि नहीं, या फिर टाइम आउट हो गया, ठीक है। ऐसा इनम रिजल्ट आता है उसका। तो दो केस होता है उसमें, आइदर सक्सेस और टाइम आउट। तो अब मान लो टाइम आउट हो गया, जिसमें आपका मान लो फ्रेंड 10 मिनट में नहीं आ सका, तो वो टाइम आउट हो गया। टाइम आउट होकर आप आगे तो बढ़ जाओगे, पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा एक दोस्त नहीं आया, गाड़ी में 2 लोग ही बैठे हैं, तीसरा बंदा गायब है और वो नहीं आ पाया, और आप अपन आगे बढ़ रहे हैं। पर मान लो कि तीसरा बंदा आ गया 10 मिनट के अंदर, तो आपकी गाड़ी में 3 लोग हैं, आपको ये भी पता है कि तीनों सक्सेस मतलब सक्सेस स्टेटस मिला है, तीनों लोग गाड़ी में, अब आगे बढ़ो। समझ पा रहे हो? ये एक चीज है डिस्पैच ग्रुप में, वो आपको एक फंक्शनैलिटी देता है कि भैया कि अगर मुझे किसी के लिए वेट करना है स्पेसिफिक, तो मैं पूरा लॉन्ग वेट भी कर सकता हूँ, पर मुझे कोई टाइम की बाउंड लगा के रखना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं और कोई इतना टाइम ले रहा है, और मान लो वो खुद बंदा बोल के गया आपको कि 5 मिनट मेरे लिए रुकना और फिर चले जाना भाई, तो 5 मिनट का टाइम आउट। तो वैसे ही हम प्रोजेक्ट्स में भी करते हैं, हम कई एपीआईज में ना टाइम आउट ला के रखते हैं, ठीक है। टाइम लिमिट्स होती है, हम यूजर को ऐसा लोडर ही घूम रहा है और ऐसा इंडिकेटर व्यू इतना नहीं करते, तो हम वहाँ पे 2-5 सेकंड पे टाइम आउट्स होते हैं कई बार। और उतना करके ना हम यूजर को या तो सक्सेस स्क्रीन, मतलब मान लो सक्सेस हो गया तो आगे बढ़ के उस तरीके से यूआई लोड करेंगे, मान लो फेल भी हुआ तो फेल पे किस तरह का यूआई दिखाना है, या फिर उस कई बार ऐसा होता है उस एपीआई की इतनी डिपेंडेंसी नहीं है, बाद में फिर से वो डेटा मंगाया जा सकता है, पर आप एक ट्रैक रखते हो कि एपीआई फेल हुआ था, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मान लो डैशबोर्ड का एग्जांपल ले लो, आपने 3 एपीआई कॉल करो, उसमें से 2 का रिजल्ट आ गया, एक का टाइम आउट हो गया, ठीक है। डिस्पैच ग्रुप में डाले थे हमने तीनों टास्क एज एपीआई कॉल। अब आप वो करके अपने डैशबोर्ड लोड तो कर दिया, अब एक ऐसा एपीआई फेल हुआ जिसका डेटा अभी एट प्रेजेंट इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या अगली स्क्रीन पे इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। फिर जब बाद में वापस आप अगली स्क्रीन पे जाओगे, पर आपको पता होगा कि एक एपीआई मेरा फेल हुआ था, यू हैव दैट स्टेटस, आप फिर से कॉल बैक करके फिर से डेटा मंगा लोगे उस टाइम पे, ठीक है। इस तरीके से चीजें करते हैं लोग टाइम आउट वाले केस के लिए, ठीक है। मेक सेंस? समझ पा रहे हो चीज को कि 2 आ गए थे, सक्सेस हो गया, एक अपना टाइम आउट हो गया, उसको बाद में फिर से मंगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कूल। तो ये है डिस्पैच ग्रुप का थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट और एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, ठीक है। 2 साल एग्जाम्पल अगेन याद रख सकते हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब थोड़ा सा आते हैं अपन डिस्पैच बैरियर पे। बैरियर अगेन वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड, बहुत यूज होता है। इसको बहुत सिंपल वर्ड से याद रखो, एक्सक्लूसिव एक्सेस देना है भाई। एक्सक्लूसिव एक्सेस जैसे कि अब आप बोलते हो कि फ्लिपकार्ट पे सेल आई और एक्सक्लूसिव आईफोन वहीं मिल रहा है, तो वो तो हो गया कि बहुत सारे मल्टीपल आईफोन है, ठीक है। अब मानो पर ऐसा सीन नहीं है, मानो कि एक सचिन तेंदुलकर का बैट बिक रहा है और वो एक ही पीस है भाई, ठीक है। एक पीस अब एक ही बंदा कार्ट में ऐड कर सकता है उसको, ठीक है। तो एट ए टाइम तो बहुत लोग टाइप कर देंगे, पर एट ए टाइम इवन कार्ट में ऐड होने के बाद पेमेंट जिसका एक बार हो गया तो बात खत्म, बाकियों के लिए वो अनअवेलेबल हो जाएगा। इस तरह की सिनेरियो सोचो, या फिर इवन आप एक और सिनेरियो समझ सकते हो, जब आइटम कार्ट्स में ऐड करते हो ना, तो स्टॉक में दिखाता है 1 इन लेफ्ट ओनली, और सच में वो तो मार्केटिंग टेक्निक भी होती है ई कॉमर्स की, बट मान लो सच में 1-2 ही लेफ्ट है स्टॉक में, ठीक है। या फिर आपके वॉलेट में कई बार ऐसा होता है कि आप ऐड करते हो और वॉलेट से पे करने वाले हो, तो उस बेसिस पे जब आप कोई कॉम्बो ऐड करते हो, मान लो ऐसा एग्जांपल हम लेंगे वैसे यहाँ पे कोड के अंदर, तो कोई कॉम्बो ऐड कर रहे हो पर एक्चुअल में आपका वॉलेट में बैलेंस भी है कि नहीं इतना, तो वहां पे कई बार क्या होता है, आप ऐड करने जा रहे हो और आपका बैलेंस एक्चुअली इतना नहीं है, पर वो ऐड हो जाता है, क्योंकि 2 साइड से 2 थ्रेड रन हो रही है, और उस पे ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन आपने कुछ लिखा हुआ है। वो ऐड टू कार्ट फंक्शन क्या करता है, वो हर आइटम को ऐड करने के पहले कार्ट में बैलेंस चेक करता है। अब यहाँ पे आप आओ सिनेरियो देखना, ऐड टू कार्ट फंक्शन है, नॉर्मली हम ऐड टू कार्ट डे टू डे में इतना करते हैं, स्विगी जोमेटो अमेजोन फ्लिपकार्ट, राइट। तो पॉइंट ये है कि एग्जाम्पल थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, कोड पे भी हम आएंगे, पर एक बार समझने का ट्राई करना। आपको कुछ आइटम लेना है, पर आपको वहाँ कॉम्बो ऑफर भी दिख रहे हैं, पर एट दी एंड हर आइटम को ऐड करने के लिए ऐड टू कार्ट फंक्शन एक लिखा हुआ है, जिसका काम है आपके करंट, आप मान लो वहां पे वॉलेट से पे कर रहे हो, वॉलेट से पे कर रहे हैं, हर बार वो चेक करता है वॉलेट में बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है मतलब मोर देन 0 या मोर देन उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उससे, तो ही ऐड कर, वरना मत कर, काइंड ऑफ ऐसा है। पर अब कैसा है कि कॉम्बो के लिए आपने 2 जगह ऐड टू कार्ट कॉल किया, और वो दोनों काइंड ऑफ डिस्पैच क्यू से जा रहा है, दोनों ने एक्सेस करा उस लाइन को, 2 बार वो एग्जीक्यूट हो गई,
तो इवन दो जब वो दोनों एग्जीक्यूट करने आ रहे थे तो दोनों को सिग्नल यस मिल गया कि हाँ मेरे कार्ट में बैलेंस है, ऐड कर दो भाई, पर एक्चुअल में दोनों के लाइक बैलेंस ना नहीं था। समझ पा रहे हो, ये एक रेस कंडीशन है। तो इन तरह के सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए बैरियर है, और अगेन सेमाफोर पे भी हम आएंगे, पर बैरियर इज रियली यूजफुल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां पे एक सिंपल सादी भाषा में बोल रही हूँ, राइट एक्सिस को आपको एक्सक्लूसिव करना है। इट्स ऑल अबाउट मेनली राइट एक्सिस काइंड ऑफ। राइट वाला रीड तो देखो कोई भी कितने भी करे, रीड से फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। रीड मान लो जैसे मैंने यहाँ पे कोई बोर्ड लगा दिया पीछे, कितने भी लोग उसको रीड करें फर्क नहीं पड़ता। बट अब राइट के लिए एट अ टाइम एक ही इंसान में चाहता हूँ कि इस पे लिखे, किसी और को लिखना है तो मैं रुक जाऊंगा, भाई तू लिख ले। पर सब लोग मिलके एक ही बोर्ड पे सब लिखने जाएंगे तो सब गचपिच हो जाएगा, समझ रहे हो आप, चीजें बिगड़ जाएंगी। पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये बैरियर उस तरीके से वर्क करता है। जब आप वो एड टू कार्ट फंक्शन पे बैरियर लगा दोगे ना, तो एट ए टाइम एक ही प्रोडक्ट ऐड होगा, और वो तभी मतलब वो जब एड टू कार्ट चल रहा होगा एक प्रोडक्ट का, जब वो फंक्शन रन हो रहा होगा तो दूसरा वाला रुका रहेगा, फिर दूसरा वाला जाएगा, ऐसे इस तरीके से, समझ लो, इस टाइप से चलता है वो। तो रुका रहेगा या फिर वो जाएगा ही नहीं, ऐड ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव एक्सेस है वो चीज। एट ए टाइम एक को ही अलाउ करेगा, एट ए टाइम उसको एक इंसान ही मतलब या एक थ्रेड ही एक्सेस कर सकती है काइंड ऑफ, ठीक है। तो बैरियर इज लाइक सिंपल वर्ड में उसका मीनिंग है कुछ तो बैरियर लगाना, भाई बैरियर लगा दिया है कि भाई ये थोड़ा क्रूशियल चीज है, इसको ध्यान से हैंडल करो, और एक टाइम पे एक ही बंदा यूज करेगा, ठीक है, एक टाइम पे एक ही बंदा इसको राइट करेगा, एक ही टाइम पे एक ही बंदा एक्सक्लूसिवली इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। पॉइंट ये है, समझ पा रहे हो थोड़ा सा बैरियर क्या चीज होती है और कैसे बैरियर यूज करते हैं, हम आएंगे उसको। जस्ट सिंपली कॉन्करेंट क्यूज में फ्लैग्स, एक फ्लैग टाइप की चीज होती है, हम कोड में आएंगे तो उसको थ्रू हम लोग बैरियर मेंशन करते हैं, मतलब वहां बता देते हैं कि ओके ये बैरियर हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं while executing that particular block of code, ठीक है। तो बैरियर का सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको अगर कभी भी ये मेक श्योर करना है कि राइट एक्सेस पे यहाँ पे कभी रेस कंडीशन इशू हो सकता है, उन केसेस में आप बैरियर यूज करते हो, या सेमाफोर पे भी मैं आऊंगा, सेमाफोर भी करते हैं हम लोग। तो इस तरह की केसेस में बैरियर इज वेरी गुड थिंग टू हैंडल एंड हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। तो और अगेन मैं बता दूं, अगेन द पॉइंट इज ये कॉन्करेंट क्यूज में ही यूज होता है, और उसके कंटेक्स्ट में ही है, ठीक है, सीरियल क्यू के लिए नहीं। क्यों? सीरियल क्यू में जब आप कोई टास्क डालते हो तो उसमें वैसे भी एक टाइम पे एक ही टास्क चलता है, और एक टास्क खत्म होने के बाद ही दूसरा शुरू होता है, तो वहां पे तो कॉन्करेंसी वाला इशू है ही नहीं सीरियल क्यू में। इशू कब आता है? कॉन्करेंट क्यूज में, जहाँ पे पैरेलली दो तीन टास्क चल रहे हैं और उसने सबने ट्राई किया उसी कोड को एक्सेस करने का, क्योंकि दो तीन टास्क स्विच कर करके बीच बीच में चल रहे हैं, ये कॉन्करेंट में होता है, राइट, सीरियल में नहीं होता है। तो कॉन्करेंट में को बैरियर की जरूरत पड़ती है, बैरियर उसी कंटेक्स्ट में होता है और उसी कंटेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कॉन्करेंट के केस में ही बैरियर का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से चीज है। अब हम आते हैं कि सेमाफोर क्या है, इसको भी एक बार क्विकली हम समझ लेते हैं। व्हाट इज सेमाफोर? अब सेमाफोर आपने अगेन ओएस लेवल पे शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा मे बी। सेमाफोर आपका बोल रहा है कि इट्स लाइक योर पार्किंग स्लॉट, ठीक है। तो सेमाफोर आपको बोल रहा है कि भाई अ, जैसे आप मान लो आप मॉल की पार्किंग में जाते हो और वहां पे आप वेट कर रहे हो कि कोई किसी की पार्किंग खाली हो तो मैं अपनी पार्क कर लूं गाड़ी, ठीक है। अब सेमाफोर आपको एक ऑप्शन देता है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एट ए टाइम कितने मेरे स्लॉट है, पॉइंट ये है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि सपोज करो आप कोई मूवी देखने गए हो, ठीक है, मूवी देखने गए, अब वहां पे पार्किंग ऑलरेडी फुल है, ठीक है, आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, तो वहां पे एक स्लॉट खाली है, तो अब वो ये आप और आप जैसे और भी लोग वेट कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन सम प्रायोरिटी या बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया था उसको वो स्लॉट मिल जाएगा, फिर अगेन बंदा वेट कर रहा है कोई और जाए तो फिर मैं लगाऊं, समथिंग लाइक दैट। तो सेमाफोर क्या करता है? सेमाफोर बोलता है अगेन एक्सक्लूसिव एक्सेस है वो, पर एट ए टाइम कितने लोग यूज कर सकते हैं वो आप सेट कर सकते हो, जो कि बैरियर में नहीं था काइंड ऑफ। यहाँ पे आपको और कंट्रोल मिलता है और आप कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को विद द एक्सक्लूसिव एक्सेस। ये भी एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए बना है, वो भी एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए बना है बैरियर, पर वहां पे एट ए टाइम बस वो एक ही इंसान उसको यूज करेगा, इस टाइप से कॉन्सेप्ट है वो। यहाँ पे एट ए टाइम दो लोग चार लोग भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे दो चार वाला कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो जैसे कि अभी रेस कंडीशन में तो नॉर्मली हम वन ही प्रेफर करते हैं, तो वहां पे सेमाफोर का ना जब आप इनिशियलाइज करते हो
तो आपको काउंट देना होता है, सेमाफोर का काउंट करके एक चीज होती है, वो काउंट से ये डिसाइड होता है कि एट ए टाइम कितने रिसोर्स इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। पर रेस कंडीशन में तो 1 ही रिकमेंडेड है, बट मान लो कोई ऐसी आपकी एप्लीकेशन है या ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे एट ए टाइम आपको 100 इमेजेस डाउनलोड करनी है। अब 100 में से आप चाहते हो एट ए टाइम 5-5 की डाउनलोडिंग हो बैकग्राउंड में आपके ऐप के अंदर, तो आप वो सेमाफोर का काउंट काइंड ऑफ 5 दे सकते हो इस तरीके से। तो आप 5 में डाउनलोड कर रहे हो, फिर इंटरनली कैशे में भी सेव कर रहा है, फिर उसको प्रोसेस कर रहा है और जो भी है वो सारा काम था। पर एट ए टाइम 5 थ्रेड ही आके 5 डाउनलोड करेंगी और फिर आगे अगले बैच के लिए बढ़ेंगी, या 5 की जैसे जैसे खत्म होती जाएंगी एक एक गुस्सा जाएगा, पर एट ए टाइम 5 ही चलेगी, कहने का पॉइंट ये है, ठीक है। तो सेमाफोर इस कंटेक्स्ट में यूज होता है। तो सेमाफोर बोलता है कि भाई तुम अवेलेबल कितने स्लॉट है, उस हिसाब से उतने लोग को ही एट ए टाइम भेजेंगे, और फिर जैसे जैसे एक एक का होता जाएगा, एक एक नया नया और आता जाएगा बंदा। और इसमें कैसे है कि जैसे डिस्पैच ग्रुप की तरह ही है इसका भी कॉन्सेप्ट, इसमें भी वेट फंक्शन है, इसका भी नोटिफाई काइंड ऑफ है। तो इसमें भी ना वेट और सिग्नल, इसमें 2 फंक्शन होते हैं। तो आप पहले वेट फंक्शन यूज करते हो, उसके लिए वो वेट करता है, और फिर जब आपका काम खत्म हो जाता है तो आप सिग्नल फंक्शन यूज करते हो। इट्स लाइक कि आप जब पार्किंग लगाने जा रहे हो तो आप इवन दो बोल रहे हो कि भाई वेट तो रुक जा, मैं पार्किंग लगा रहा हूँ अभी, और फिर जब आपका काम हो जाएगा, आप मान लो कोई छोटा मोटा आइटम लेने आए थे कहीं पे और कोई दुकान पे ही समथिंग, कोई शॉप पे, आपने बोला भाई मेरे को पहले पार्किंग करने दो, आपने बोला वेट, आप गए पार्किंग करने, आपने अपना सामान लिया, वापस गाड़ी लेके जब निकले तब आपने सिग्नल दिया कि भाई मेरा काम हो गया, पार्किंग खाली हो रही है, अब तू लगा ले, समझ रहे हो, अब आप लगा सकते हो, ऐसा आप उसको बोल रहे हो सामने वाले। इस तरीके से सेमाफोर का कॉन्सेप्ट है, वेट एंड सिग्नल, कि पहले बोला रुको वेट मैं खुद यूज करने जा रहा हूँ, और अगर एक्सक्लूसिव काउंट 1 ही दिया हुआ है उसमें सेमाफोर में, तो एट ए टाइम फिर आप यूज करोगे तो कोई और नहीं कर सकता, पहली बात। और मान लो 2 काउंट दिया है तो आपके साथ एक और इंसान कोई होगा या कोई आएगा, तो 2 लोग को अलाउ हो जाएगा एट ए टाइम, फिर उसके बाद जब तीसरा बंदा आएगा तो उसको अलाउ नहीं करेगा वो ओएस, वो बोलेगा रुक जा, ऑलरेडी 2 लोग यूज कर रहे हो, 2 का ही स्लॉट था यहाँ पे, कहने का पॉइंट ये, ठीक है। इस तरीके से फिर मान लो आप चले गए, दूसरा बंदा है भले, अगर 2 का काउंट है तो फिर तीसरे बंदे को अलाउ करेंगे, आप जाओगे, तीसरा बंदा आपकी जगह आ जाएगा, अगर 2 का काउंट है सेमाफोर में तो, ठीक है, मतलब 2 रिसोर्स को अलाउ कर रहा है तो, और एक का ही है तो फिर बैरियर की तरह ही वर्क करेगा, लाइक दैट, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली थोड़ा समझ पा रहे हो चीजों को, कॉन्सेप्ट समझा इस चीज का, एग्जांपल्स पे आएंगे हम लोग, ठीक है। थम्स अप दे सकते हो, गुड गुड, अब जाके रात को थम्स अप पी भी सकते हैं। तो पॉइंट, सेमाफोर एंड सिग्नल, वेट और आपका बैरियर, ठीक है, एंड डिस्पैच ग्रुप। तो ये आपका मोटा मोटा, बट मुझे प्रोजेक्ट का कंटेक्स्ट में आपको एग्जांपल देना है। उस चीज के लिए ना कोड सैंपल रखना पड़ेगा, वो भी है नहीं अपने पास। ठीक है, एक और चीज, डिस्पैच वर्क आइटम, हाँ डिस्पैच वर्क आइटम पे भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। डिस्पैच वर्क आइटम पे मैं जिस थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट देना चाहूंगा, आपने शायद नाम सुना होगा, अभी कई लोग एक गलती करते हैं, जैसे लोगों को पूछ लेते हैं कि एनएस ऑपरेशन वर्सेस जीसीडी, ठीक है। एनएस ऑपरेशन अपना अगला टॉपिक वही होने वाला है अगले सेशन में, विल टेक, बट पहले जितने टॉपिक आज लिए इनके एग्जांपल क्वेश्चंस लेके फिर हम विल मूव टू ऑपरेशन क्यूज, एनएस ऑपरेशन। तो अब इसमें बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगेन ये वेरी फेमस क्वेश्चन इन इंटरव्यूज, एनएस ऑपरेशन वर्सेस जीसीडी, या फिर बोलते हैं, अब अगेन पहले तो दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रॉन्ग है, बट अगेन ठीक है, दैट्स फाइन। कि क्यों रॉन्ग मैंने बोला, क्योंकि एक एप्पल एक ऑरेंज है, पॉइंट ये, दोनों सेम लेवल पे नहीं है, एक उसका पेरेंट है काइंड ऑफ, ठीक है। तो आप बाप को बच्चे के साथ कंपेयर करो, जो कि थोड़ा सा गलत है कंपेयर करना, काइंड ऑफ अमिताभ अभिषेक ऐसे कंपेयर करना गलत हो जाता है सही, ठीक है। तो पॉइंट है इसकी, आप जीसीडी, ठीक है, उसके ऊपर बराबर बना है एनएस ऑपरेशन, जीसीडी इंटरनल है, ठीक है। अब क्या सीन है कि एनएस ऑपरेशन में एप्पल ने आपको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज, मतलब कस्टमाइजेशन चीजें दे दी हैं, कि इसमें आप डिपेंडेंसी बना सकते हो, इंटरनली वो जीसीडी यूज कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि लोग क्या बोलते हैं कि एनएस ऑपरेशन इसके लिए जाना जाता है कि भाई वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है टास्क पे, जो कि सही बात है। और अगर आप ऐसा बोल के आ जाते हो कि सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं टास्क, जो कि जीसीडी में नहीं कर सकते और वहां कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ हद तक गलत हो जाएगा, पूरे कंप्लीटली रॉन्ग नहीं।
क्यों ऐसा? क्योंकि आप जीसीडी में भी टास्क कैंसिल कर सकते हो अगर वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। और ये कैसे होता है? ये होता है डिस्पैच वर्क आइटम से। अब इसमें जो एग्जांपल उस दिन हमने बात करी थी फॉर योर सर्च बार वाला चीज, अब वर्क आइटम क्या चीज है कि आप एक वर्क आइटम बना रहे हो। वर्क आइटम नथिंग बट एक टास्क ही है, एक ब्लॉक ही है काइंड ऑफ। आप कुछ तो कोड डाल रहे हो उसके अंदर, आप बोल रहे हो मैंने अपना एक कोड सैंपल बना के रख दिया है, एक गोला टाइप समझ लो, उसमें कोड डाल दिया मैंने, अब इसको मैं फेंकूंगा, ठीक है। पर आप फेंकूंगा मतलब कि क्यू में रख दूंगा मैं, डिस्पैच क्यू है, क्यू में ही होता सारा काम, क्यू में रख तो दिया, पर उसका एक एक का नंबर आएगा, कॉन्करेंट क्यू चल रही, मान लो सीरियल की जो भी चल रही, अभी तक मान लो टास्क एग्जीक्यूट के लिए नहीं गया थ्रेड पे फाइनली, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो और वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। पॉइंट ये है। इस तरीके से हम लोग सर्च बार में जब भी मान लो आप एपीआई कॉल हिट होने के पहले आप उसको कैंसिल कर दोगे और फिर नया एपीआई कॉल मारोगे, मतलब पुराना वाला जो आपने क्यू में भेजा है उस टास्क को आप कैंसिल करके फिर से नया टास्क डाल देते हो विद द अपडेटेड योर यूजर रेस्पॉन्स। मतलब मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ हेमंत, ठीक है, तो मैंने HEM लिखा और फिर मैं रुक गया तो HEM का कॉल जाएगा, पर H और E का भी अगर कोई कॉल गया तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और फंक्शनैलिटी है, इसमें आप ना एक टाइम आउट या डिले रख सकते हो, सॉरी टाइम आउट नहीं, डिले वाला एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम देखेंगे कोड के अंदर। डिले में कैसे कि आपने ऑलरेडी उसको बोल के रखा है कि भाई डिले है मेरा 1 सेकंड का, वहां पे आप कितना भी टाइम अपना सेट कर सकते हो, कितने मिली सेकंड या सेकंड आपके ऊपर है। तो 1 सेकंड का डिले मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने रखा है, तो वो क्या करेगा, जब तक आप यूजर का वो HEMANT और टी पे मैं रुकता हूँ, और अगर मेरे 1 सेकंड हो गए तभी मेरा वो टास्क एक्चुअली क्यूब में जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। पॉइंट ये है, मतलब मेरा 1 सेकंड के वेट पे फिर यूजर का वो एपीआई कॉल जाएगा और फिर वो रेस्पॉन्स आके वहां पे दिख जाएगा कि ये सर्च रिजल्ट जो भी आएंगे काइंड ऑफ, समझ रहे हो। या फिर अगेन मैंने एग्जांपल दिया था जीमेल वाला, यूजर नेम अवेलेबल का या इंस्टाग्राम लिंक्डइन जो भी है, इनमें जब भी आप यूजर नेम सेट करने जाते हो तो आप डालते हो, वो हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाता है, पर डालते डालते आपको कॉल नहीं मारना है, जैसे आप यूजर रुकता है फिर कॉल जाता है और फिर रिजल्ट आके दिखता है कि यूजर नेम ये अवेलेबल है या नहीं है, नॉट अवेलेबल, राइट। ये हमने बहुत बार यूज किया होगा अपने रियल टाइम में, जब भी आप कहीं साइन अप करते हो या अपना यूजर नेम सेट करते हो तो, राइट, अवेलेबल यूजर नेम वहां पे आ जाता है या जीमेल आईडी के लिए आ जाता है, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह की चीजों में आप आराम से डिस्पैच वर्क आइटम का यूज कर सकते हो। डिले डालो वहां पे बिंदास, और बेस्ड ऑन डिले पे करो, या फिर आप जैसे मैं बताया आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हो टास्क। तो ये इन तरह की चीजों में डिस्पैच वर्क आइटम इज हाईली रिकमेंडेड, और ये यूज भी होता है, डे टू डे में हम यूज भी करते हैं वर्क आइटम को, ठीक है। तो इसके कोड वाले कंटेस्ट में आएंगे। अगेन आज प्रोजेक्ट वाला सैंपल रेडी नहीं है, तो मैं अगले सेशन में लेता हूँ सैंपल क्वेश्चंस। पर जितना कॉन्सेप्चुअली हमने बात करी है, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट से, तो आप पूछ सकते हो। और मैं कुछ लेट मी ओपन माय अगेन दिस बेसिक टॉपिक्स वाला चीज, तो वहां से हम कोई टॉपिक देख सकते हैं एक और, ठीक है। इन द मीन टाइम यू हैव any questions on the topics which we discussed just now? Anyone? कुछ है किसी कंसर्न? नेक्स्ट सेशन वी आर प्लानिंग ऑन फ्राइडे, मतलब डे आफ्टर टुमारो। इन द मीन टाइम जैसे कि आपको टाइम मिलेगा, जिनके पहले के टॉपिक्स पेंडिंग है, या आपको मैं कुछ आर्टिकल्स भी दूंगा, आप खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस करके आओ, फिर हम उसके क्वेश्चंस लेंगे जो भी प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में, कि डिस्पैच ग्रुप कैसे यूज होता है और उसके इंटरव्यू भी क्या आपसे पूछ सकता है ना, बट नॉर्मली बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसमें बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते नॉर्मली, पर एक अंडरस्टैंडिंग जरूर पूछते हैं। वो घुमा फिरा के होता है, वो सिंक सिंक और सीरियल कॉन्करेंट में होता है ज्यादातर, यहाँ पे इतना नहीं होता। यहाँ पे बस ये चेक करते हैं कि कौन सी यूज केस में यूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट में कभी यूज किया है क्या, और क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हमने वो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए बात करी, बट कोडिंग लेवल पे जाएंगे, कोडिंग लेवल पे देखेंगे कि कहाँ पे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे ये वर्क करता है, तो आपका और फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। और फिर आप इन टॉपिक से अगेन, अगर आपको कोई डर था, फियर था, या पहले कभी नहीं समझा देखा, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं बहुत बेसिक टॉपिक पे आता हूँ, अगर हाँ इस पे किसी क्वेश्चन है क्या, एनीवन? तो मैं मूव कर रहा हूँ, एक और बहुत बेसिक ऐसी क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्ट वर्सेस क्लास, सुना होगा नाम, राइट। इस पे कोई आंसर करना चाहता है?
स्ट्रक वर्सेस क्लास पे अगेन लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन कि टॉपिक पे 2-3 डिफरेंस तो रेफरेंस वैल्यू टाइप और ये सब मत बोल देना, ऐसा कुछ बताओ जो कि समवॉट नॉट दैट वेरी कॉमन एंड दैट इज एक्सपेक्टेड बाय इंटरव्यूअर फ्रॉम अ सीनियर iOS इंजीनियर। इस तरह कोई आंसर देना चाहेगा कोई, या उसका बहुत ही ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रक वैल्यू में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर जो है वो अगेन बहुत ही कॉमन है या बहुत ही बेसिक्स पे ही है सारा खेल, बट स्टिल कई बार वो पॉइंट्स मिस कर देते हैं कैंडिडेट्स, और उस वजह से भी इंप्रेशन उनका डाउन हो जाता है, क्योंकि दे स्टार्ट द इंटरव्यू विद दिस स्ट्रक वर्सेस क्लास इवन दो आप सीनियर इंजीनियर हो, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, जूनियर से ही पूछते हैं, सीनियर से ही पूछ लेते हैं, जस्ट टू चेक कि इसके बेसिक्स क्लियर है कि नहीं। तो हाँ विक्रम, यू कैन गो। जो आपने अभी लाइंस बोली, मतलब कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप नहीं बोलना, इसके अलावा बोल सकते हैं ना? हाँ इसके अलावा है ना? हाँ। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक कैन नॉट इनहेरिट, सॉरी वी कैन इनहेरिटेंस नहीं होता स्ट्रक में, जबकि क्लासेस में होता है। सेकंड, म्यूटेबिलिटी, हाँ स्ट्रक्चर में जो म्यूटेबिलिटी होती है उस वेरिएबल्स की, उसके लिए अगर हमें वैल्यूज चेंज करनी होती है तो हमें उसके लिए म्यूटेबल फंक्शन बनाना पड़ता है, जबकि क्लासेस में हमें डायरेक्ट उनको कर सकते हैं। एंड थर्ड इज मेमोरी एलोकेशन। हाँ उस पर आते हैं विक्रम, बट आपने अच्छा पॉइंट बोला, पर इसी पे ही एक क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है कि क्यों वो म्यूटेबिलिटी वाला चीज स्ट्रक में ऐसा है और क्लास में ऐसा नहीं है। इस पे है कुछ रीजन होगा इसका, राइट? तभी ऐसा तामझाम करना पड़ता है कि स्ट्रक में अगर म्यूटेट करना है तो फंक्शन लिख के और म्यूटेटिंग और वो सब तामझाम, पर क्लास में ऐसा नहीं है, क्यों? इसके पीछे कोई रीजन होगा, राइट? वैल्यू जो ऑब्जेक्ट, यार मैं भूल गया, मेरे को अभी याद नहीं है, सॉरी। दिक्कत नहीं है, मेरे को पॉइंट पता था बट हाँ। और तीसरा उसका मेमोरी एलोकेशन है। मेमोरी स्टैक ऑलवेज, सॉरी स्ट्रक्चर स्टैक के अंदर जाता है, क्लासेस हीप में एलोकेट होती होंगी मेमोरी, बट यहाँ पे कौन सी एक मेमोरी इशू है। ज्यादा फास्टर कौन सा है, स्ट्रक्ट या क्लास? स्ट्रक्ट हीप स्लो होती है। हीप स्लो होती हाँ, है, स्लो वो स्टैक होता है ना, स्टैक होता है क्योंकि वो इजीली ऑटोमेटिक हीप एलोकेशन रीलोकेशन हो जाता है उसका। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। आप इसका ना रीजन थोड़ा सा देखना और इस पे कि क्यों हीप मेमोरी स्लो है या क्यों स्टैक मेमोरी फास्ट है, जो भी है इसके पीछे। एक इसका डिस्पैच नहीं, क्या नाम था उसका, एक मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक डिस्पैच एंड डायनेमिक डिस्पैच उसका एक रीजन है। क्लासेस डायनेमिक डिस्पैच पे काम करती है, और क्या नाम है, स्ट्रक्चर जो है अपना स्टैटिक डिस्पैच में होता है, जो अपना स्विफ्ट। एक मिनट ये भी पूछ लेते हैं, अब आपने ऐसे वर्ड यूज कर लिए, इतने भारी वर्ड यूज नहीं करने थे वैसे, पर अब आपने यूज कर लिया है, तो स्टैटिक डिस्पैच और डायनेमिक डिस्पैच क्या होता है बताओगे क्विकली, ब्रीफ, अगर एक लाइन में बोले तो? व्हाट इज हाँ ऐसा भूल गया मैं। सॉरी। कोई बात नहीं, ये एक्चुअली टॉपिक मैंने लिखा है अपने टॉपिक्स में भी, ये मेंशन है, पूछ लेते हैं, ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसलिए अभी आपने नाम लिया तो मैंने बोल दिया वो। पर हाँ द पॉइंट इज की देर आर रीजन, मैं चाहूंगा कोई हाँ इस पे आंसर कर सकते हैं कि वाई हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी, कौन सा स्लो फास्ट एंड क्यों। दूसरा और भी पॉइंट है कि पूछ लेते हैं, एप्पल नॉर्मली रिकमेंड करता है स्ट्रक यूज करने चाहिए, ये आपको पता ही होगा आई थिंक। अब बोल रहा है कि भाई स्ट्रक यूज करो जब तक अनटिल अनलेस की सच में क्लास की जरूरत नहीं है। अब सच में क्लास की जरूरत नहीं है, इसका मतलब एक तो इनहेरिटेंस की जरूरत है, तो क्लास की तरफ ही जाना पड़ेगा, स्ट्रक में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, किस कंटेक्स्ट में मैं क्लास यूज करूं, किस कंटेक्स्ट में स्ट्रक यूज करूं, अपने आप में एक वो है, तो ओबीजीसी कंपेटिबिलिटी, हाँ ये भी सीन है। अब पॉइंट क्या है, जैसे मैं एक बहुत बेसिक पॉइंट बताऊंगा आपको, इसमें कैसा सीन है, जैसे कि मैंने शायद उस दिन नहीं, मैंने आपको नहीं शायद किसी और को बोला था। अभी मान लो कि मेरे पास है एक पानी की बोतल, ठीक है? अब पानी की बोतल है, अब कैसा होता है स्ट्रक्स में, कैसा होता है स्ट्रक्ट है अगर मेरा, तो मैं जब भी किसी को ये पानी की बोतल पास करूंगा तो वो अपना रिप्लिकेट करेगा, खुद की पानी की बोतल बना के फिर उसमें से पिएगा पानी। ठीक है, स्ट्रक्ट ऐसे काम करता है ना, वो खुद की कॉपी बना लेता है फिर उसी को यूज करता है, लोकल कॉपीज बना लेता है खुद की। पर क्लास में ऐसा नहीं है, क्लास में इस लाइक की उसी बोतल से सब लोग पानी पिएंगे,
ठीक है। अब क्लास का Yes. कैसा सीखा? उसी को मैंने भेजा फंक्शन में, कहीं भी मैंने जब उसको पास किया आइदर थ्रू फंक्शन और व्हाटएवर, वो ही रेफरेंस सबके पास जा रहा है, कॉपी एक ही मेंटेन हो रही है, बस उसका रेफरेंस सबके पास जाके सब उसी को चेंज कर रहे हैं, सब उसी में से पानी पी रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक दैट। उसी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं सब लोग, पर स्ट्रक्ट में ऐसा नहीं है। तो जब तक आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मुझे मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ मेरा ओरिजिनल चेंज ना हो और सब अपना अपना लोकल एक्सेस करें, इस तरह का कंटेस्ट है, तो स्ट्रक्ट की तरफ जाओ। और अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि एक ही कॉपी मेंटेन हो और उसी को सब चेंज करे और वही अपडेटेड रहे, तो फिर आप क्लास वाले कंटेक्स्ट में जाओ। ठीक है, ये भी एक चीज होती है। इसको टर्म बोलते हैं, मैं टर्म भूल रहा हूँ, इट्स लाइक आइडेंटिटी मेंटेन करना या इस तरह का एक टर्म है, वो आपको मिल जाएगा गूगल करोगे तो। वो टर्म के कंटेक्स्ट में जा रहा हूँ, पर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। उसको टर्म में भी एक शॉर्ट में बुलाते हैं लोग। तो पॉइंट आप समझ पा रहे हो? इस तरह का एक है कि दोनों के ना, हाउ स्ट्रक्ट एंड क्लास वर्क और बिहेव, इसका एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है। ठीक है, और हाँ, फिर ये बाकी मैं बोलने वाला था नेक्स्ट, बट फिर आपने ये, बोल दिया। हाँ हाँ। तो इस एंड तरह की चीज होती है। इस तरह का आंसर नॉर्मली इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है। अगर कई लोग होते हैं, जैसे मैं खुद भी, हम जब जूनियर थे हम लोग इस तरह के आंसर नहीं करते थे, तो हम बहुत बेसिक सा बोल देते थे कि हाँ इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेगा, और ये मेमोरी वाला बोल दिया, पर अगेन उस मेमोरी पे उसने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मेरे से किया था क्वेश्चन कि स्टैक मेमोरी और वो कौन सी फास्ट है और क्यों है, तो क्यों मुझे इतना नहीं पता था उस टाइम में। बाद में मैंने उस दिन जाके पढ़ा कि भाई क्यों होता है ऐसा। आप लोग भी पढ़ना, मैं भी आंसर नहीं करूंगा उस चीज को, कि कौन सी मेमोरी क्यों फास्ट होती है, इसके पीछे भी रीजन है। ओएस लेवल पे वो कैसे मेमोरी मैनेज होती है, तो कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, रीजन है उसके पीछे, राइट। तो ऐसा, तो ये अगेन बहुत बेसिक टॉपिक है। ऐसे ही अगर हम लें तो, हाँ ऋषि कुछ कहना चाहते हो इस पे, बोलिए। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन दिखा था इंटरव्यू में कि मॉडल में स्ट्रक्चर यूज करते हो या क्लास। मैंने बोला मेजोरिटी टाइम्स तो स्ट्रक्चर। तो उन्होंने रीजन पूछा था, मैं आंसर कर नहीं पाया, मैंने कुछ तो ऐसे ही बोल दिया कुछ तो ऐसे ही बोल था। दिया। रीजन मैं चाहूंगा आप खैर पहले खुद से एक बार फिगर आउट करने का ट्राई करना, और टास्क पे मैं भी आऊंगा नहीं, जब हम टास्क पे आएंगे तब हम उस पर बात करेंगे। बट नॉर्मली आपने सही बोला, हम स्ट्रक यूज करते हैं। क्यों स्ट्रक यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग अगेन, जैसे अभी मैंने आंसर किया उस चीज को, क्योंकि हम लोग मॉडल में नॉर्मली चाहते हैं कि अपनी अपनी कॉपी मेंटेन होती है वहां पे, ठीक है, इसलिए भी स्ट्रक यूज करते हैं। क्लास की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि आप मॉडल के साथ ना तो इनहेरिटेंस कर रहे हो, ना आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक ही कॉपी को सब चेंज कर रहे हो। इसलिए हम लोग मॉडल में स्ट्रक यूज करते हैं। ये आप खुद देख सकते हो कि रियल टाइम में आप वहां पे क्या क्या यूज कर रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कभी रिक्वायरमेंट बदलती है तो हम क्लास की तरफ भी आते हैं, बट वो बहुत रेयर केस में होता है। इसलिए हम लोग स्ट्रक के साथ चले जाते हैं, क्योंकि जब अननेसेसरी जरूरत ही नहीं है, तो एप्पल खुद बोल रहा है अपनी मेमोरी बचाओ, कोड फास्ट रहेगा, बेटर रहेगा, ऑप्टिमाइज रहेगा, इसलिए स्ट्रक यूज करो। अननेसेसरी क्लास यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट टास्क वाली चीज पे अगर कोई आंसर करना चाहता है, वरना हम इसको आगे लेंगे, ये टॉपिक हमारा अपकमिंग में है। वॉच तो टास्क, सॉरी, मैं टास्क का मतलब नहीं समझा, आप यहाँ पे टास्क क्या बोलना चाह रहे टास्क, हाँ टास्क एक चीज होती है, आपको नहीं पता तो। ओके, टास्क इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है एप्पल में ही, iOS में, आप इस पे हो? पढ़ सकते हो जाके, हाँ एक बार। जो अपन डिस्पैच टास्क करते हैं उसकी बात कर रहे हो? नहीं, ये टास्क अलग है थोड़ा सा, ओके। पर हाँ उसी कंटेक्स्ट में थोड़ा। इफिस्ट, एक मिनट, किसने डाला चाह, if a struct type is a property of an object then it will be allocated in heap, I think. If a हाँ, struct ये type is सही है। an object then it will be, हाँ ये भी चीजें हैं। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, देखो इंटरव्यू वाले, इस पे हम आएंगे, आप लोग आंसर कर सकते हो इफ यू वांट। इसमें ना कंफ्यूजन करते हैं कि भाई अगर क्लास के अंदर मान लो मैंने स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, स्ट्रक्ट के अंदर क्लास का बना दिया, इस तरह की हरकतों में कंफ्यूज करते हैं इस तरह की क्वेश्चंस पे, कि फिर वो कैसे मेमोरी मैनेज होगा, फिर इस केस में क्या होगा और एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्रिएट करके भी कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, बट अगेन बहुत बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, अगर एक बार आप देख लोगे यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो हाँ, अब इस पे एक मेरे को ये बोलना था, कंटेंट हगिंग कंप्रेशन रेजिस्टेंस, अगेन वेरी बेसिक थिंग बट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। इस पे कोई आंसर करना चाहेगा? कंटेंट हगिंग एंड कंप्रेशन रेजिस्टेंस इन यूआई किट। आई होप आपने यूज भी की होगी और आपसे भी पूछा गया होगा कहीं ना कहीं, बहुत फेमस टॉपिक है, वेरी बेसिक। कोई नहीं बोलना चाहता इस पे? एनीवन?
यस दर्शना, एक्सपेक्ट, आप कहना चाहते कैजुअली ये हम लेबल के लिए यूज़ करते हैं। हगिंग स्टेंस की मैक्सिमम कितना लेबल एक्सपैंड हो सकता है एंड कंप्रेशन रेजिस्टेंस में कितना हम उसको श्रिंक कर सकते हैं। सो जितना लेवल ज़्यादा है इसका कंप्रेशन रेजिस्टेंस, जरूरत सॉरी से ज्यादा जरूरत, मैं इस टॉपिक पे आऊंगा, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ नॉर्मली कि जरूरत से ज्यादा जरूरत से कम वाली चीज में, कि कई बार कैसा होता है इसमें आपने दोनों, आपकी लेबल जो है काइंड ऑफ, ठीक है, आज तो उसको लेबल बोलना गलत है, ये व्यू लेवल पे भी वर्क करता है, और द एनी पॉइंट इज, एलिमेंट। हाँ एनी एनी व्यू कंपोनेंट कह सकते हो अब तो, क्योंकि एक व्यू की प्रॉपर्टी, ठीक है राइट, तो किसी भी व्यू में अगर आप एक्सपोर्ट स्टोरी बोर्ड में भी दिख जाएगा, और प्रोग्रामेटिकली भी आप किसी की भी व्यू की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन किसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ काइंड ऑफ, कि अगर तुम में डेटा ज्यादा आ गया तो तुम थोड़ा फैल जाना, और किसी में डेटा ज्यादा भी तो भी वो उसको डॉट डॉट करना पड़ रहा है, या वो उसकी एक लिमिट है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, कंटेंट हगिंग और ये कंप्रेशन रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, तो हाँ, इस पे किसी ने, सत्यम ने डाला कंटेंट हगिंग लाइक रबर एंड रेजिस्टेंस लाइक स्क्रीम। इस पे कोई कंफर्म करना चाहेगा, सही बोल रहे हैं क्या सत्यम? चैट में लिखा है इन्होंने, कंटेंट हगिंग लाइक का रबर एंड रेजिस्टेंस लाइक ए स्प्रिंग। ये उल्टा तो नहीं बोल दिया इन्होंने, ये सही बोला, एक बार देखो, एनीवन कंफर्म दिस? सत्यम, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे? यस। Yes, actually the content again, it like register growing of the particular thing. So like जैसे रबड़ को हम we will try to grow, जब हम उसके stretch करते हैं तो it will like replace to its original access एक तरीके से. So that is called like content again. It like registering the growing of particular thing. And about the resistance, it is like जब उसे we are like squishing the content, like we are just like left side say right side say we are trying to uh, squish it, like compress it, then it like resisting that particular compression. नहीं सॉरी सत्यम, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग जा रहा है ये, आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि कंटेंट हगिंग लाइक रबर, नहीं मुझे नहीं क्लियर हुआ ये, एक बार और आप थोड़ा सिंपल करके एक्सप्लेन कर सकते हो, या कोई और करना चाहेगा? कंटेंट हगिंग में एग्जैक्टली दो व्यूज के बीच में जिसकी मान लो प्रायोरिटी ज्यादा है या कम है, वो कैसे बिहेव करेगा, और कंप्रेशन रेजिस्टेंस में अगर किसी की प्रायोरिटी ज्यादा या हाई या कम है तो वहां कैसा बिहेवियर मिलेगा, ये सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकता है कोई? यस गौरव। कंटेंट हगिंग मीन्स मोर लाइक ना, जैसे फ्रेंड्स को कोई हक कर लेते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा, जो आपने वर्ड यूज किया, कंटेंट हक किया है तो जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, मतलब वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। एक व्यू या लेवल को हमने एक यूआई व्यू में सेंटर पे रखा हुआ है, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब उसमें जितना कंटेंट है वो उतना ही स्पेस लेगा, उतना ही स्पेस लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक साइज की बात कर रहे हो, राइट? इंटरनली हर व्यू का या हर कंपोनेंट का इंट्रिंसिक साइज होता है, मतलब जितनी उसे जरूरत है वो उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं फैलेगा अननेसेसरी। ये पॉइंट है, यही कहना चाह रहे हो गौरव? हाँ हाँ, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, यूआई व्यू के अंदर हमने एक यूआई व्यू या यूआई लेवल बना दिया, उसके अंदर देखिए गौरव हमने वर्ड लिखा हुआ है, तो जितना वर्ड जी और फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर के बीच में से मतलब एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं आएगा। कंटेंट ये हगिंग हो गया। ओके, हाँ, यदि इसकी प्रायोरिटी रखिए तो ये हमारा रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया कि वो जरूरत से ज्यादा श्रिंक नहीं होने देगा। श्रिंक नहीं होने देगा, राइट, मतलब मान लो मैंने कंटेंट डाल दिया काफी, श्रिंक नहीं होने देगा तो दूसरे वाले को कर देगा पर खुद नहीं होगा, काइंड ऑफ, राइट? हाँ, मतलब एक यूआई व्यू में मैंने एक वर्टिकल लाइन में मैंने 3 यूआई लेवल लगा के रखे हुए हैं। फर्स्ट हाँ। एक लेवल को मैंने कंटेंट रजिस्ट्री प्रायोरिटी मैंने उसकी हाई कर रखी है, तो वो कोशिश करेगा कि मेरे के साइड वाले जो लेवल है हाँ। उनको आप शायद उनका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, बट सेंटर वाला ये छोटा नहीं होगा। राइट, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वो कभी श्रिंक नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे भले ही, तो चले। हाँ, वो बाकियों को पहले फोर्स करेगा, देन सबसे बाद में लास्ट में वो श्रिंक होगा। समझ रहे हैं, राइट।
तो ये चीज पे थम्स अप कर सकते हैं लोग। समझ आ रही है चीज? गौरव ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट? एंड ही इज सेइंग राइट कि इस पे किसी को कुछ डाउट है या आपको लग रहा है कि नहीं ये इस तरीके से नहीं, ये कुछ और तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये अगेन मैं कहूंगा अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है देख के जाना, हम लोग वैसे लेंगे ये टॉपिक भी, बट बहुत बेसिक टॉपिक है वैसे ये, और आई होप आप लोगों ने यूज भी किया होगा, हम डे टू डे में यूज भी करते हैं। तो इससे बस यही डिसाइड हो रहा है कि कौन इंट्रिंसिक साइज से ज्यादा लेगा या नहीं, या उससे कम लेगा या नहीं, इसका ही सारा खेल है इसमें। ठीक है, इसी के लिए दो प्रायोरिटीज बनाई। हाँ गौरव। Yes. मैंने आई थिंक एक्सप्लेन तो कर दिया, बट मेरे को फिर भी लगता है कि ना बहुत सारे लोगों को समझ में शायद नहीं क्लियर हुआ होगा। मेरा पॉइंट ये है कि जब हम नेक्स्ट इस टॉपिक पर आए तो चॉइस ऑफ वर्ड शायद मैटर रखता है कि हम कितनी इजीली इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो Exactly. शायद आप बताएंगे। जी डेफिनेटली, बट मैं बस टेक्निकल वर्ड में वो इंट्रिंसिक साइज का यूज कर वर्ड का यूज कर रहा हूँ, बट आप विदाउट दैट वर्ड भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है काफी। तो आप ये बिंदास इंटरव्यूअर को बोल के वो बहुत खुश हो जाएगा आपसे, कि क्योंकि कैसा है कि इट्स नॉट अबाउट क्या बहुत फैंसी वे से बोलो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कितना सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर रहे हो कि छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो उस तरीके से समझाना है, बजाय हम अगर एक कॉम्प्लेक्स वे से समझाएंगे और सामने वाले को ऊपर से जा रहा है, मतलब उसको तो पता है कि कंटेंट टैगिंग क्या होती है, पर आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो और आपने उसको पूरा खिचड़ी बना दिया, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आई थिंक मैं कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है काफी। ठीक है, तो हाँ पॉइंट ये है कि ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, पूछे जाते हैं बार बार। इस तरह के टॉपिक्स को एटलीस्ट छोड़ के मत जाओ। अगर आप अभी एक्टिवली इंटरव्यूज दे रहे हो, मेक श्योर कि इंटरव्यूज आपको अच्छे से इन तरह के टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आपका इंप्रेशन डिसाइड होता है। आपने यहीं पे अगर डाउन फेस कर दिया अपना, तो समझ आता है कि यार इनको इतने बेसिक टॉपिक भी क्लियर नहीं है, समझ रहे हो? इंप्रेशन डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर के माइंड में कैसा होता है, वो आता है तो ये सोच के कि चलो आज एक बढ़िया इंटरव्यू लेंगे कैंडिडेट का और उसको हो सकता है सेलेक्ट भी कर ले, वो इसी मूड से आते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम, अगेन मैंने जैसे बताया, बहुत जेन्युइन टाइम निकाल के आते हैं डे टू डे वर्क से। या आप समझ सकते हो जब आपको भी ऑफिस में इतना काम होता है और आप भी इंटरव्यू लेने जाते हो, तो अपना क्रूशियल टाइम निकाल के हम जाते हैं, भले उसमें कुछ कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है, कुछ नहीं भी करती है, पर ये हमारा पार्ट है ऑफ वर्क एंड आवर जॉब, और हमें करना भी चाहिए दिल से, राइट? तो हम जब जाते हैं तो हम अपना इतना टाइम निकाल के जाते हैं कैंडिडेट्स के लिए। अब कैंडिडेट अगर मान लो कुछ बहुत खराब मिल जाता है तो हमारा ही मूड खराब हो जाता है कि अरे फालतू टाइम पास हो गया, ये टाइम वेस्ट हो गया। और जब कैंडिडेट अच्छा मिलता है तो हमें ही मजा आता है इंटरव्यू लेने में, और उसको भी मजा आता है इंटरव्यू देने में, और दोनों के लिए इट्स अ हेल्दी थिंग, और हमें भी एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, राइट? पॉइंट ये है। ठीक है, तो मेक श्योर कि इस तरह की बेसिक टॉपिक्स में आप गलतियां ना करो। कुछ एडवांस टॉपिक कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा इधर उधर हो गए, समझ आता है या नहीं पता तो, बट इन तरह के टॉपिक्स में आप ये कह दो कि नहीं पता, या फिर इसमें अगर आप गलत जवाब दे दो या कंफ्यूज होकर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो नॉट अ गुड एप्रेशन, राइट? तो ये चीज है। ठीक है, ऐसे ही फिर बहुत बेसिक टॉपिक्स में बोलूँ तो अगेन ऐप स्टेट्स वाला पूछ लेते हैं, वेरी वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, अब उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अभी अगेन इस पे आंसर करने की जरूरत नहीं किसी को, पर इन सिंपल इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं लोग, कब कौन सी स्टेट ट्रांजिट कर रही है और कौन सी स्टेट में इवेंट्स रिसीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बैकग्राउंड में कोड चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, और कौन से फंक्शन या मेथड्स कॉल होते हैं ऐप डेलीगेट या रिंग के, इस तरह की चीजों में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो थोड़ा सा, इवन तो मेथड का नाम एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, ठीक है, उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो, पर एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन सी स्टेट और कौन सी स्टेट में कब जाता है, कहाँ पे कैसी स्टेट वर्क करती है। ठीक है, जैसे कि इनएक्टिव से एक्टिव में कब जाता है, फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में कब जाता है, बैकग्राउंड से अगेन एक्टिव होता है तो कैसे वो ट्रांजिशन होता है, वो कौन सी स्टेट्स के थ्रू ट्रांजिशन होता है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और कौन सी स्टेट में अगेन कौन सा इवेंट पे वो रिसीव कर पाएगा, किसमें बैकग्राउंड सस्पेंड होगा, क्या सीन है, वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस पे भी थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा ट्वीक के चांसेस नहीं है, पर बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, बट पूछ लेते हैं, अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड वेरी हाईली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इस तरह की चीजें हो गई। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बोलूँ बहुत बेसिक टॉपिक, अगेन व्यू कंट्रोलर की लाइफ साइकिल। अब ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बट इसमें अगर मैं थोड़ा सा एक लेवल अप करूं, जो कि हम लेंगे, मैंने आई थिंक डाला है डॉक में, दैट इज अ व्यू का लाइफ साइकिल, लेआउट इफ नीडेड वाला चीज कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें लेआउट इफ नीडेड और एक और अपना फंक्शन होता है, उस तरह के और फंक्शंस है, उनका एक लाइफ साइकिल है अपना, और कब कौन सा कॉल करना चाहिए, वो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, एंड दैट्स अगेन इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। तो वो टॉपिक भी देख के जाओ अगर अभी आप रिसेंटली इंटरव्यूज दे रहे हो। पर व्यू कंट्रोलर की लाइफ साइकिल तो एक होप कि हमने जब आई स्टार्ट किया था तो इसी से शुरू किया था, और हम डे टू डे में इतना यूज करते हैं। देखो
नीड्स लेआउट वाले फंक्शन तो फिर भी इतना यूज नहीं करते हैं, रेयरली यूज होते हैं या ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते। बट व्यू डिड लोड, व्यू विल अपीयर, व्यू विल डिसअपीयर, ये सब चीजें तो डे टू डे में अपने, ठीक है। तो इसकी तो आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। बट हाँ, तो इस तरह के सीनियर किसी से व्यू कंट्रोलर की लाइफ साइकिल नहीं पूछते नॉर्मली, पर व्यू की लाइफ साइकिल पूछी जा सकती है, ठीक है। लोड व्यू, नीड्स लेआउट वाला चीज वो सारा, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो भी आप देख के जा सकते हो। और बहुत बेसिक टॉपिक्स अगर मैं कहूँ तो आपको वेरी बेसिक टॉपिक्स विच इज हाईली आस्क्ड, हाँ जेनरिक्स, ठीक है। ये मैंने आई थिंक डाला भी है डॉक में। जेनरिक्स वाले में कैसा, या फिर मैं एक एग्जांपल दूं, हायर ऑर्डर फंक्शन को भी बहुत पूछते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन तो बहुत वैसे नहीं, जेनरिक की कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। मतलब बोलते हैं कि खुद का हायर ऑर्डर फंक्शन लिखो। अब खुद का हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब बोल देंगे कि मैप जैसा फंक्शन लिखो, या बोलेंगे कि फिल्टर जैसा लिखो, या बोलेंगे फ्लैट मैप। फ्लैट मैप इज वेरी फेमस इन दिस, ठीक है। तो खुद का ओन कस्टम इम्प्लीमेंटेशन आपको लिखना है, जो किसी भी कलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा और उसमें तामझाम करके रिटर्न करेगा, जैसे कि फ्लैट मैप करता है या जैसे कि मैप करता है, फिल्टर करता है, इस तरह के जो भी है ना, रिड्यूस वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। पर अगेन रिड्यूस वगैरह तक नॉर्मली जाते नहीं है, इन्हीं पे घुमाते हैं वो लोग। तो पॉइंट ये है कि आप इसको थोड़ा थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेके जाना कि जेनरिक्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। इस पे हम आएंगे, बट अगेन आप ये चीजें देख के जा सकते हो। हाँ विक्रम, यस। Can you repeat your last line? Actually, I missed. मैं कह रहा था कि जेनरिक्स वाला चीज है जिसमें हायर ऑर्डर फंक्शन खुद से लिखने होते हैं, कस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो जिसमें नॉर्मली मैप, Custom फिल्टर्स, functions. Okay. कस्टम फंक्शन, जेनरिक, उसमें भी हायर ऑर्डर वाले, हायर ऑर्डर वाले खुद से लिखने हैं। आपका खुद का कोड होना चाहिए उसमें, हायर ऑर्डर यूज नहीं करने, हायर ऑर्डर लिखने खुद के यूजिंग जेनरिक्स, ठीक है। तो आपको ऐसा कस्टम कस्टम फ्लैट में फंक्शन अपना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, बहुत जगह पूछ लेते हैं, लिखने को बोल देते हैं कि लिख के बताओ। उसमें आपकी दो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, आपकी जेनरिक्स की लेके अंडरस्टैंडिंग और हायर ऑर्डर फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग, दोनों उसमें समझ आ जाती है, ठीक है। तो जेनरिक्स अगेन वेरी फेमस टॉपिक। इसी में फिर एसोसिएटेड टाइप हो गया, वो सब भी हम लेंगे, टॉपिक्स मैंने डाले हैं। ओपैक टाइप वगैरह, ये ओपैक टाइप पे भी आएगी, पर एसोसिएटेड टाइप अगेन वेरी बेसिक, वेरी कॉमन, वेरी फेमस, ठीक है। इस तरह की चीजें मिस मत करो, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड में ये चीजें। तो ठीक है, अभी के लिए हम रैप अप कर सकते हैं आज। बाकी अगले सेशन को हम फ्राइडे रख रहे हैं, एक एक दिन का गैप भी रख रहे हैं कि जिससे जो लोग लैग कर रहे हैं दे कवर अप, और थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम मिले। तो अभी हम अगला सेशन फ्राइडे रख रहे हैं जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स के साथ आज के जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन और सैंपल्स कवर करके देन वी विल स्टार्ट विद ऑपरेशन क्यू, और ऑपरेशन क्यू का सारा लेके, और फिर देन विल गो विद फॉर दिस असिंक अवेट वाला चीज, ठीक है। तो यस यस विक्रम। I want to ask, can you, did we start from the first class, the topic in the coding session? नहीं नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझाने में, फर्स्ट क्लास? मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास में हमने जो GCD एंड वो किए थे, वो भी हम जो कोडिंग सेशन होगा उसमें करेंगे, या फिर आज वाला ही करेंगे, सेमाफोर्स एंड डिस्पैच ही? आज वाला करेंगे, क्योंकि आज वाले के एग्जांपल नहीं लिए, जीसीडी के ऑलरेडी हमने एग्जांपल ले लिए हैं। आगे भी प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में एग्जांपल आएंगे तो देखेंगे, पर आज के जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए या कोडिंग लेवल देखा नहीं चीजों को, राइट। उसका हम लोग कमिंग सेशन में, क्योंकि उसके लिए आई वांट प्रॉपर प्रोजेक्ट वाला कंटेक्स्ट, क्योंकि इसमें प्रिंट स्टेटमेंट वाले एग्जांपल देख के भी सेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिया वो, ठीक है। पर जीसीडी में वो सेंस बन जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में जीसीडी वाले ही फेमस है। पर इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसमें नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, सेमाफोर क्या होता है, बैरियर क्या होता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आएगी आपको जब आप प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में देखोगे, बजाय प्रिंट वगैरह लगा के मतलब नहीं उसमें कुछ, ठीक है। तो वो उस कंटेक्स्ट से कह रहा था मैं। हाँ ठीक है, हम लोग एनएस ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन क्यूज देखेंगे और जाएंगे अपना ये क्या बोलते हैं असिंक अवेट वगैरह, और फिर विल रैप अप दिस कॉन्करेंसी पार्ट, एंड देन हम अगला टॉपिक, आई एम स्टिल थिंकिंग कि हम लोग उसमें अगला टॉपिक कौन सा यूज करें, मतलब कौन सा लें। आइदर विल गो विद, आई एम थिंकिंग कि पहले मुझे डिजाइन पैटर्न, आकृति से पैटर्न ले सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग और भी कोई ले सकते हैं, बट विल सी। मतलब क्योंकि इस तरह का टॉपिक मैं पहले लेना चाह रहा हूँ, बहुत बेसिक है ये,
एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के टॉपिक जो कि नॉर्मली हर कंपनी पूछती है, ठीक है। जैसे कि स्विफ्ट यूआई लेने का प्लान था, बट स्विफ्ट यूआई को स्टिल अभी पहले नहीं ले रहे क्योंकि स्विफ्ट स्टिल अभी भी कई कंपनी नहीं भी पूछती है जहाँ पे यूआई किट में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पे चल जाता है, ठीक है। पर आप ऐसा बोलो कि मेरे को आर्किटेक्चर पैटर्न नहीं आता है, एमवीवीएम ही नहीं पता, या नॉर्मल डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हो सिंगलटन में, ठीक है, वाइपर वगैरह, तो दिक्कत है, समझ रहे हो, या सॉलिड प्रिंसिपल, इस तरह की चीजों में आप ऐसा ना बोल नहीं सकते कि नहीं आता, या वहां पे अगर आंसर में आपने दिक्कत कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के टॉपिक्स हम पहले लेना चाह रहे हैं, पॉइंट ये है। हाँ सोमनाथ, यू वांट टू से समथिंग? अगर अपन स्विफ्ट यूआई पे अब 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं तो रिवर्स जाके फिर यूआई किट की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्या इंटरव्यू में? ये देखो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं जितना मैं समझता हूँ आज भी कई कंपनीज में यूआई किट में काम हो रहा है, ठीक है। अगर मोटा मोटा फिगर बोलो 60-70% अभी भी इंडस्ट्री में यूआई किट में ही चल रही है, ठीक है। इतना माइग्रेशन नहीं हुआ है और इतने नए प्रोजेक्ट्स नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ही चलते हैं ना कई सालों तक। तो अभी भी, और कहीं ना कहीं अभी भी कंपनीज थोड़ा सा झिझकती हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं जो लेगेसी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्विफ्ट यूआई में इतनी चीजें स्टेबल नहीं है अभी भी, कहीं ना कहीं मतलब काफी मैच्योर हो गए बट अभी भी उतना मैच्योर नहीं जितना यूआई किट है। यूआई किट में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब, ठीक है। स्विफ्ट यूआई में कुछ भी नहीं कर सकते, और कुछ भी करोगे तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, इसलिए भी सॉफ्ट यूआई में फिर अगेन थोड़ा आप प्लग इन प्ले तो कर ही सकते हो, वो दोनों का मिक्सचर वो भी कंपनीज कर रही है। पर अब कैसा है कि मान लो आप हो सॉफ्ट यूआई वाले, अब कोई कंपनी में यूआई किट में प्रोजेक्ट है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वहां वो प्रायोरिटी उसको देंगे जिसको दोनों आता है, बजाय उसको कि जिसको सिर्फ सॉफ्ट यूआई आता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यूआई किट मेरे हिसाब से करना चाहिए, अभी भी रिलेवेंट है मार्केट में, और इस पे कई लोग बात कर रहे हैं यूट्यूब लिंक्डइन पे आप देखोगे तो पीपल आर आल्सो सजेस्टिंग कि you should know both. Only SwiftUI is not recommended and only UI kit also not recommended, but still only UI kit से काम चल जाता है, पर only SwiftUI से काम चलना थोड़ा मुश्किल है अगर आप थोड़े से लेगेसी प्रोजेक्ट और थोड़े से इस कंटेक्स्ट में देखोगे, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में अभी भी UI kit डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, तो इसलिए थोड़ा सा। हाँ विक्रम। मैं ये पूछना चाहता कि जैसे अभी मैंने एक दो जगह इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हुई थी मेरी, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्विफ्ट यूआई एंड कंबाइन के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग कि Swift UI आपको Combine- आनी चाहिए, और उन्हीं के ऊपर मेन क्वेश्चनिंग हो रही है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसने सर, कल ही है ना, जी जी, सॉरी हाँ बोलिए आप कुछ बोलिए। कह रहे हैं? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कल ही है ना एक क्या नाम भूल गया, इन्फोसिस में इंटरव्यू दिया था, उनका पूरा पूरा स्विफ्ट यूआई और कंबाइन ही पूछा था उनसे। देखो एक बात है, अगर स्विफ्ट यूआई में उनका प्रोजेक्ट है या उसमें वो काम करने वाले हैं तो वो फोकस स्विफ्ट यूआई पे ही करेंगे, और अगर कंपनी का, सामने वाली कंपनी का प्रोजेक्ट यूआई किट में और यूआई किट में काम करने वाला है तो यूआई किट पे करेंगे फोकस, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब कई और कंपनी एक अभी भी में कर रही हैं, कुछ नहीं भी कर रही हैं, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूआई किट में चल रहे हैं, कुछ स्विफ्ट यूआई में नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से मिक्स है थोड़ा मार्केट। तो इसलिए वैसे तो बेस्ट तो यही है कि आपको दोनों आने चाहिए, तो बेस्ट सिनेरियो है, ठीक है। बट अगेन अब वही है कि किसको छोड़ो, किसको, वो ट्रेड ऑफ है थोड़ा, छोड़ना तो वैसे दोनों नहीं चाहिए। बट देखो इतना कर लो कि इंटरव्यूज निकाल लो, मेन पॉइंट वही है। अब यूआई किट में भी आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते यूआई किट से, क्योंकि वो ज्यादा पूछते हैं डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न्स पे, ये मल्टी थ्रेडिंग पे, ठीक है, ये टॉपिक्स पे ज्यादा पूछते हैं, ऐसे और भी टॉपिक है। तो ये कंबाइन हो गया, कंबाइन वगैरह इस तरह की चीजें ना, ये कॉमन, ये तो जनरिक है, इसमें यूआई किट सॉफ्टवेयर का इतना एंगल नहीं है। पर यूआई किट स्पेसिफिक बहुत, और स्विफ्ट यूआई में इतने टॉपिक नहीं पूछते हैं। जैसे यूआई किट में अपना ये एग्जांपल के लिए मैंने बोला व्यू लाइफ साइकिल हो गया, ये आपका ये हो गया कंटेंट हैकिंग, और इस तरह के बेसिक क्वेश्चन, ये और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कुछ पूछ लेते हैं बट बहुत कम क्वेश्चन सेट है और ज्यादा नहीं पूछते। ऐसी सॉफ्टवेयर में कुछ सेट ऑफ चीजें जो हम देखेंगे अपने सेशंस में, उतना ही पूछते हैं, कहने का पॉइंट ये है। उतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो उसको समझ आ जाएगा, ओके इसको सॉफ्टवेयर आता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ सकते हैं, कहने का पॉइंट ये है। तो उतना सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर लो या उतना यूआई किट प्रिपेयर कर लो कि आप बोल सको कि हाँ यूआई किट आता है, थोड़ा बहुत काम किया है, ऐसे आप सॉफ्टवेयर के लिए बोल सको कि हाँ काम किया आता है, आप पूछ सकते हो, और उस पर आप अच्छे से आंसर करोगे तो सामने वाले इंसान को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अपन प्रिपेयर होकर जाएंगे तो काम हो जाएगा। और अपना पैरेलली भी आप एक ना कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाओ, हम भी इसमें एक प्रोजेक्ट बनाने वाले, मैंने आज ही ग्रुप पर डाला था कि दिस बैच इज नॉट ओनली अबाउट सेशंस, हम इसमें आपके मॉक इंटरव्यूज भी अभी करेंगे टाइम टू टाइम, अभी थोड़े टॉपिक्स होने की बात करेंगे, और हम इसमें प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, और आपका लिंक्डइन रिज्यूमे, गिटहब, वो सब भी सही करना है, ठीक है। मैं एक एक का रिज्यूमे अभी रिव्यू कर रहा हूँ, आज मैंने शुरू भी किया था। आप लोगों को मैं चाहूंगा, मैं मेरे वैसे सबके हैं ऑलरेडी,
तो मैं एक एक को फीडबैक भी देता हूँ, जिनके मुझे सीवी सही नहीं लगे या लिंक्डइन सही नहीं लगा, आई विल प्रोवाइड यू द फीडबैक। उससे अकॉर्डिंगली अपनी वो चीजें भी सही कर लो थोड़ा। और प्रोजेक्ट का कैसे मैं कंटेंट दे दूँ, वी आर प्लानिंग अ मैट्रिमोनी ऐप टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच इन स्विफ्ट यूआई। जानबूझ के स्विफ्ट यूआई में कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया है जितना मुझे अभी तक। आपको पता होगा मैंने फॉर्म में फील्ड इसलिए जानबूझ के भराई, इससे पता चलता है कि किस टॉपिक में आपने कॉन्फिडेंट हो या आपने काम किया है। तो स्विफ्ट यूआई पे कई लोगों ने कम रेटिंग दी है, 10 में से 2 दी, 3 दी, 4 दी। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट यूआई पे कॉन्फिडेंस नहीं, काम नहीं किया है। उसमें बिल्कुल गलत नहीं है, नहीं किया कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। अब अगर अपनी आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर पे काम नहीं हो रहा तो हम अपने लेवल पे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि कंपनी लेवल का प्रोजेक्ट होगा, और उस पर हम सॉफ्टवेयर पे अपना हाथ साफ कर लेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कहने का पॉइंट ये है। रेटिंग तो बढ़ा कर दी, अच्छा बढ़ा के दी, अच्छी बात है, पर वो रेटिंग इसलिए मांगी गई थी कि पता चले मुझे कि आप लोग किसमें कितने कॉन्फिडेंट हो, किसमें नहीं हो, और जिसमें नहीं हो उसी को एड्रेस करना है, राइट। तो पॉइंट यही है। तो स्विफ्ट यूआई पे अभी हम इसको मोस्टली, स्विफ्ट यूआई को आने में भी थोड़ा टाइम है। पहले हम लोग ये प्लानिंग जैसे कि पहले ऐसे टॉपिक ले रहे हैं जो आपको प्रोजेक्ट में भी काम आएंगे। जैसे कि अभी अगला मान लो हम डिजाइन पैटर्न, आर्किटेक्चर पैटर्न लेते हैं, तो आपको अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि एमवीवीएम, सॉलिड प्रिंसिपल, ये सारी चीजें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये अगर क्लियर है तो आप इसको प्रोजेक्ट में भी यूज कर पाओगे, इंटरव्यूज में भी दे पाओगे आंसर। और अगेन ये जेनरिक टॉपिक्स है, इसका स्विफ्ट यूआई किट से इतना लेना देना नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छे से वर्क करेंगी चीजें। ये जेनरिक हुए टॉपिक दोनों साइड पे काम आते हैं। ठीक है, तो पहले हम उन टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं जो थोड़े जेनरिक टॉपिक्स हैं, फिर स्पेसिफिक जाएंगे यूआई किट और स्विफ्ट यूआई को लेके। और स्विफ्ट एज अ मेजर चंक यहाँ पे रहेगा क्योंकि वो हमको करना है अच्छे से, और कंबाइन पे भी जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, आई एक होप। चीज और थी यस, कुशल भाई, एक चीज और थी, जैसे अभी मार्केट में ना टीसीए ज्यादा चल रहा है, आर्किटेक्चर जो स्विफ्ट यूआई के साथ। टीसीए पे मैं आऊंगा। टीसीए मैंने लिखा भी, टीसीए पे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं, बहुत नहीं, पर नॉर्मली जितना मैंने देखा टीसीए, नॉर्मली मैंने जितनी कंपनीज में काम किया यूज नहीं हो रहा था, पर कुछ कंपनीज करती है, पूछ लेती है इंटरव्यू में बस कि इसको पता भी है क्या टीसीए। हाँ, मैंने अभी थोड़ा सा चैट जीपीटी पे सर्च किया था, तब पता चला अराउंड 30% मार्केट में जो अभी स्विफ्ट यूआई पे कंपनीज काम कर रही है या जो भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं वो टीसीए ही यूज कर रहे हैं। स्विफ्ट यूआई के कंटेक्स्ट में हो सकता हो रहा होगा, यूआई किट के कंटेक्स्ट में कह रहा था वैसे मैं, क्योंकि यूआई किट में तो एमवीवीएम चलता है अब, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में वाइपर भी होता है कभी कभी, बट स्विफ्ट के केस में अगेन, अच्छा आप चैट जीपीटी से मत पूछो ऐसी चीज। ठीक है, चैट जीपीटी तो कुछ भी बोल देता है, वो उतना रियल फिगर नहीं होता उनके पास। पर कैसा सीन है कि टीसीए हम करेंगे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो लेने ही वाले हैं, पर आप अपने लेवल पे अगेन, जैसे मान लो कल ही इंटरव्यू तो थोड़ा टीएसए की थोड़ा बहुत देख के जाओ। नहीं, मंडे को है, कल तो नहीं है। मंडे है तो 2-4 दिन है, बट अभी वही है, हम लोग 2-4 दिन में भी टीसीए कवर नहीं हो पाएगा, बट आप नहीं, अपने मैं लेवल। जी जी, नॉर्मल बता रहा जनरल। पूछ ले, हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखो टीसीए अगर स्विफ्ट यूआई में, अगर मान लो, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कि टीसीए इतना यूज हो रहा है, मैं उसको बहुत कम समझ रहा था, और रिसेंटली एक आर्टिकल डाला था अपना, ये कोड कैट वाले ने डाला था, आई थिंक कोड कैट वाले को जानते हो ना। कोड कैट वाला जो बंदा है, रवि नाम है शायद बंदे का, रवि ने डाला कि भाई वर्स्ट आर्किटेक्चर टीसीए, ऐसा करके डाला था। तो मैंने वो देखा, मुझे भी थोड़ा सा सही लगा उनका आर्टिकल, बट अगेन हम आएंगे टीसीए पे और क्यों लोग उसके बारे में थोड़ा सा बुराई भी करते हैं। बट शायद वो बंदा यूआई किट के कंटेक्स्ट में कह रहा था, या ओवरऑल जनरिक कह रहा था, तो मैं एक बार फिर से वो आर्टिकल गो थ्रू करूंगा, आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूंगा लिंक। तो पॉइंट है कि ठीक है, जो भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो डेफिनेटली हम उसको थॉरली लेने वाले हैं, इसलिए मैंने टीसीए डाला भी, पूछ लेते इंटरव्यू में। ये भी पूछा जा रहा है, टीसीए पूछ लेते हैं। ठीक है, और एक बाकी एमवीएम सी भी पूछते हैं। एमवीवीएम सीवी, सी, एमवीएम प्लस सी, कोऑर्डिनेटर कह रहे हो आप? ओके, कोऑर्डिनेटर पैटर्न लेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेटर देखो, मेरे से तो नॉर्मली नहीं पूछा है कभी, जितना मैंने आज तक इतने इंटरव्यूज दिए हैं, पर आप कह रहे हो तो हाँ पूछ लेते हैं, कुछ कंपनीज पूछ लेती हैं। ठीक है, तो हाँ ये है कि कोऑर्डिनेटर फैक्ट्री पैटर्न्स जो हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, उसी के कंटेक्स्ट में है वो एमवीएम जो आप कह रहे हो ना, एमवीएम सी वाला, तो वो हम लेंगे। डिजाइन पैटर्न में आई थिंक मैंने मेंशन किया है वो, राइट, आप देख सकते हो डॉक्टर। उसमें भी आप कोडकैट वाले का भी वीडियोस फॉलो करोगे तो बताएगा कि कोऑर्डिनेटर पैटर्न क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्यों वो वर्स्ट है, उसने वो भी बताया। हाँ वो एक्चुअली रीजनिंग अच्छा दिया था वो भी, तो हाँ
देख सकते हो कोड कैट वाले का वीडियो, अगर उस पे टॉपिक पे है, मैंने शायद उसका वो टॉपिक पे नहीं देखा है, पर अगर है तो डेफिनेटली आप चेकआउट करो। कोडगेट पे ज्यादातर वीडियोस पेड हैं, आई मीन 1 या 2 वीडियो हर टॉपिक के फ्री हैं, बाकी सब पेड या सब्सक्रिप्शन वाले हैं। पेड कब कर दिए इसने, पता नहीं, हमारे जमाने में तो फ्री था। अब मैंने काफी नहीं, टाइम से नहीं देखा। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही देख रहा था कोडगेट वाले पे कॉन्करेंसी के, तो ऊपर के 2 से 3 वीडियो तो फ्री हुए थे, उसके बाद में भी या तो आप सब्सक्रिप्शन लेके उसका मंथली आई मीन 2300 उसका सब्सक्रिप्शन है वो ले लो, या फिर वो पर्टिकुलर पूरा कोर्स ले लो 400 2,500 हजार का है वो। ओके, वो मुझे आइडिया नहीं, शायद देखना पड़ेगा। पर हाँ, कुल मिला के जितने मैंने उनकी स्टार्टिंग के देखे थे जब वो नया नया चैनल आया था, तो मैं कंटेंट बहुत आसान भाषा में सिंपल से वो समझा देते हैं। हाँ, बट कुछ एडवांस टॉपिक में मेरे को लगा कि और बेटर हो सकता था, बट ठीक है, ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक सिंपल लैंग्वेज में, और इनके हिंदी में भी ज्यादा है वीडियोस, तो अच्छा है कि वो हिंदी में कंटेंट अच्छा बना रहे थे, इंग्लिश में भी थोड़े लिए उन्होंने। और एक योगेश पटेल से मेरे को बेटर लगते हैं वो, योगेश पटेल का कंटेंट पता नहीं मुझे इतना पसंद नहीं है पर्सनली, पर मुझे ऐसा पब्लिकली नाम नहीं लेना चाहिए, बट ठीक है, पर्सनल ओपिनियन है। शॉन एलन का मुझे पसंद है, ठीक है, या फिर आईओएस एकेडमी वाले के भी अच्छे हैं, और आपका डिपेंड करता है। सॉरी मैं गलत हो गया, मैं बोल रहा था जो अपनी रेवेंडर वाली ऐप है ना, उसकी बात रे कर रहा वेंडर था। मुझे बोल आप रहा शायद हूँ, यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हो। हाँ, हम यूट्यूब चैनल कोड कैट 15 नाम से उसकी हाँ बात। हाँ हाँ, मैं सॉरी कंफ्यूज हो गया वहाँ पे। वही सबसे तो पेड कब से होगा यूट्यूब पे, वो तो डाल ही देते। हाँ हाँ Devendra, which is Codeco, I think. Codeco. हाँ, हाँ, कोडे ये वो कोड- नेम में कंफ्यूजन हो गया, ये- मैं हाँ, इसलिए मैं सॉरी वोडाको बोल रहा हूँ। रे वेंडर हमारे जमाने में अब वही चलता था, नाम अब रीब्रांड कर दिए। तो हाँ हिमानी, यू राइट। तो अभी कैसा है कि यूट्यूब पे बेस्ट तो देखो 2-3 जो काफी रिकमेंडेड है, जिसमें एक और एक नया बंदा है, उसका नाम बोल रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड डालता है, वो भी एक अच्छा नाम अभी याद 50 आई नहीं। थिंक, हाँ, थिंक के 50 आई एक थिंक और है। है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक और है। बट हाँ, अच्छे लोग हैं, मतलब उसमें ना कुछ डिसेंट आपको थोड़े मिल जाएंगे, तो आजम वाले भी सही है वीडियो तो। आजाद, मोहम्मद आजम है ना। मोहम्मद आजम का आइडिया नहीं है कि मुझे लिंक भेजना, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने शायद चेकआउट नहीं किया अभी तक। हाँ गौरव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया। हाँ, मैं भी थोड़ा सा भूल गया क्या पूछने वाला था। हाँ, जो हम आर्किटेक्चर पैटर्न पे जो डिस्कस कर रहे थे ना कि एमवीवीएम और ये सब, तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे या बेसिकली हम कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, बट क्या हम एग्जांपल से भी देखेंगे या एक स्लाइड प्रोजेक्ट बना के? डेफिनेटली हम लोग और हाँ, और ये समझेंगे, और उसका एक डेमो भी करेंगे, सो दैट कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये आर्किटेक्चर पैटर्न काम कैसे करते हैं। और इसमें फिर हम लोग कैसे है कि कुछ मान लो अभी रियल टाइम में हम क्या करते हैं, रियल टाइम में भी हमारा पूरा प्रोजेक्ट एमवीवीएम में मान लो, ठीक है, या वाइपर में, अब उसमें मुझे कोई नया फीचर ऐड करना है, तो उसका अगेन एक बॉयलर प्लेट होता है काइंड ऑफ, पर वो ऐड करके फिर हम अपना इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। या कोई बग आ गया तो इजी टू डीबग इट ऑल्सो, क्योंकि इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है कोड, ऐसा मैच्ड अप नहीं है चीजें, इसी के लिए हेल्प करता है ये चीजें, स्केलेबल इजी हो जाती है, कुछ नई चीजें ऐड करनी तो भी बहुत इजी है स्केल करना, और कहीं पे कुछ फंस गया रिजॉल्व करना है तो भी आप इजीली वहां पे क्विकली फिक्स कर पाओगे चीजों को, क्योंकि लूजली कपल कोड है, क्लीन कोड है, ऑर्गेनाइज कोड है। वरना बहुत मैच्ड अप वाला कोड है तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी, एक चीज छेड़ोगे 4 चीजें और हिल जाएंगी, समझ रहे हो, अगर हम लोग इस तरह की चीजें यूज नहीं करते हैं तो। जैसे कॉलेज टाइम पे हम एमबीसी में ही घुसे रहते थे, एमबीसी के बहुत ड्रॉबैक्स यही है ना, तो वहां पे चीजें लूजली कपल्ड नहीं होती, टाइटली कपल्ड होती हैं, कोड बहुत ऑर्गेनाइज होता नहीं है, तो कहीं पे कुछ चेंज करना है तो फिर वो और भी चीजों को इम्पैक्ट कर सकता है, तो वहां पे चीजें बहुत दिक्कत दे देती है। ठीक है, तो हाँ, तो तो गौरव हम यही लोग वो तो करेंगे। यही मेरा क्वेश्चन था। सो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब भी हम कोई डेमो बना के देखेंगे तो हम केवल यूआई किट पे देखेंगे या छोटे प्रोजेक्ट यूआई किट और स्विफ्ट यूआई दोनों पे देखना चाहिए हमको? ये देखो, अगर इसको ऐसा देखोगे जेनरिक वे से, तो जहाँ पे एमवीवीएम की बात करूं तो दोनों में देख सकते हैं, पर कोई जैसे एग्जांपल अभी टीसीए बोले विक्रम, टीसीए में अगर सॉफ्टवेयर में ज्यादा यूज हो रहा है तो सॉफ्टवेयर का ही देख लेंगे, यूआई किट की जरूरत भी नहीं है। एक में आप समझ गए और जिसमें ज्यादा यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, उसको आप टारगेट कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है दोनों में देखना चाहिए तो दोनों में भी देख सकते हैं, मना नहीं है, देख सकते हैं। इस तरीके से ऐसे सिमिलर फॉर वाइपर, अब जो 2-3 वेरी फेमस है वो तो आप दोनों में देख लो, अगर दोनों में यूज करते हैं इंडस्ट्री में, अगर दोनों में यूज हो रहा है तो। अब कोई ऐसा है कि कोई एक स्पेसिफिक में यूज हो रहा है सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक, या कोई यूआई किट में यूज होता है और वहां नहीं होता, तो उसको उस स्पेसिफिक में देख लेंगे बस। आप
एक मेरा सजेशन है, बहुत सारी जगह ये पूछा गया कि आप एमवीसी को यदि आर्किटेक्चर आप कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया, आपने जी। सारे सॉलिड प्रिंसिपल उसमें यूटिलाइज कर लिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी चीजें, उसके बाद भी फिर हमको एमवीवीएम की जरूरत क्यों पड़ती है, ये शायद हम प्रोजेक्ट टाइम पे देखेंगे, देख सकते हैं। ये आप देखेंगे, जी जी, ठीक है, ये आप कहीं पे लिख के रखो या वहां पे कमेंट डाल देना, क्योंकि याद नहीं रहेगा। तो वो जो मैंने करिकुलम का लिंक दिया डॉक पे, वहां पे यू कैन मेंशन दिस थिंग, ओके, ठीक है। तो उस टाइम पे जब वो टॉपिक लेंगे तो याद आ जाएगा, वहां पे क्लिक कर जाएगा वो। ओके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक काफी लेट हो गया इंडिया में, मेरे यहाँ तो फिर भी 9:45 हुई है, आप लोग के यहाँ पे 11:15 हो चुके हैं, तो वी कैन रैप अप टुडे। ठीक है, एंड विल सी यू ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे काइंड ऑफ सेम टाइम, एंड ठीक है, आई होप दिस सेशन हेल्पफुल। एंड फ्राइडे इवनिंग को हम लोग अगेन जो आज टॉपिक लें उसके एग्जांपल्स, क्वेश्चन, and we'll start with operation queue, or maybe we will wrap up with the operation queue and that session itself. Cool. So yeah, thank you everyone, see you on Friday and take care. Good night, bye bye. सुबह को Thank you. Thank you. थैंक यू।